Hello everyone, welcome to DICS. In this video, we will continuing the science and technology current affair series, and this particular video will span across from April to September 15th, which will be really crucial for your upcoming preliminary examination. Okay, so make sure you revise everything from this video, and if you have any kind of suggestion, please, we are welcoming you to write in the comment section. So without further delay, let us jump into our business. फर्स्ट करंट अफेयर इज अबाउट जियो फेंसिंग. रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन डेवलप की है जिसका नाम है आरोग्य सेतु. तो आरोग्य सेतु में ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की है कि जहाँ पे वो बात कर रहे हैं जियो फेंसिंग की. नाउ व्हाट इज जियो फेंसिंग? तो जियो फेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जहाँ पे वर्चुअली आप जोग्राफिकल एरिया की फेंसिंग करते हैं और उसके बाहर या अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटी है थ्रू द मोबाइल नेटवर्क यू मॉनिटर इट. तो कोई अगर 300 मीटर की जियो बाउंड्री अगर आपने डिसाइड की है तो कोई मोबाइल नेटवर्क वहां से एग्जिट कर रहा है या तो फिर एंटर कर रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी? एक लीगल अथॉरिटी के पास जिसने जियो फेंसिंग की है. और ये सारी चीज़ें जीपीएस या तो फिर RFID टेक्नोलॉजी के थ्रू वाईफाई या सेल्यूलर जो भी नेटवर्क आपका है उसको कंबाइन किया जाएगा और उसके थ्रू अथॉरिटी को लीगल मैसेज पहुंचा जाएगा. सो दिस इज हाउ दिस विल बी डन. एंड ये पर्टिकुलर जो जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी है उसका दूसरी कहाँ कहाँ जगह पे यूज़ होता है उसके बारे में देखते हैं. तो वो सबसे पहले तो मोबाइल पुश नोटिफिकेशन, जैसे कि आप गांधीनगर में रह रहे हो या तो फिर मुंबई में रह रहे हो तो मुंबई रिलेटेड जो भी पुश नोटिफिकेशन थ्रू एडवर्टाइजमेंट आनी है वो वहाँ पे आएगी, क्योंकि हर एक सेल्यूलर नेटवर्क का कवरेज अलग अलग होता है. जैसे गुजरात सर्कल हो गया, महाराष्ट्र सर्कल हो गया, पंजाब सर्कल हो गया. तो उस हिसाब से जो भी पुश नोटिफिकेशन होंगे वो ऐसे मॉनिटर किए जाएंगे. फिर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया में आप रहते हैं तो अगर वो अंडर डेवलपिंग एरिया है तो वहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट भेजनी है. या तो कोई एक जैसे इंदौर इंदौर शहर है, वो स्वच्छता सर्वेक्षण में पार्ट ले रहा है तो इंदौर में कंटिन्यूअसली वो ऐसे टारगेटेड नोटिफिकेशन भेजेंगे जो क्लीनलीनेस के बारे में हो एंड वगैरह वगैरह. तो इस हिसाब से जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है. उसके बाद हमारा सेकंड करंट अफेयर है, इट इज़ अबाउट प्लाज्मा थेरेपी. सो रिसेंटली कोविड-19 इज़ लाइक बिगेस्ट सब्जेक्ट इन होल इंडिया. आप कहीं पे भी चले जाओ उसके ही बारे में बातचीत होती रहेगी. तो उसके रिलेटेड प्लाज्मा थेरेपी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. ट्रेडिशनली इट इज़ कॉल्ड सॉरी टेक्निकली इट इज़ कॉल्ड कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी. अब प्लाज्मा थेरेपी में किसका यूज़ होता है? तो इसमें एंटीबॉडीज़ का यूज़ होता है. नाउ व्हाट आर द एंटीबॉडीज़? तो पहले वो उसके बारे में देख लेते थे. एंटीबॉडीज आर वन ऑफ द फ्रंट लाइन इम्यून रिस्पॉन्स टू एनी इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस. ओके, सो ये क्या है? तो ये हमारे कंट्री में जैसे बीएसएफ होता है तो यही हमारे एंटीबॉडीज होते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. तो जैसे कि कोई भी कोरोना वायरस हो या कोई अलग वायरस हो, अगर आपकी बॉडी में वो आ गया तो उसके बाद वो क्या करेगा? तो ब्लड के अंदर रहे वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन वो सिक्रेट होंगे जो इम्यून सेल्स के द्वारा सिक्रेट होंगे. तो इम्यून सेल्स क्या करेगा? वो पर्टिकुलर पैथोजन को आइडेंटिफाई करेगा और उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोटीन सिक्रेट करेगा और उस हिसाब से एंटीबॉडीज क्रिएट होगी. अब एंटीबॉडीज एक एक्स वायरस के लिए कंप्लीटली एक आइडेंटिकल एंटीबॉडी होती है, वाई वायरस के लिए अलग एंटीबॉडी होगी, जेड वायरस के लिए अलग एंटीबॉडी होगी. तो विद द टाइम जो भी बंदा रिकवर हो चुका है कोरोना वायरस से तो उसके ब्लड में ऑलरेडी ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी. तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर से ब्लड निकालेंगे, ब्लड के अंदर से सीरम निकालेंगे और सीरम के अंदर क्या होगा? एंटीबॉडीज होगी विच विल हेल्प इन फाइटिंग कोरोना वायरस. और ये पर्टिकुलरली जो टेक्नोलॉजी है, ये पूरी से प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है? पैसिव इम्यूनाइजेशन. अब पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब क्या? कि वो वैक्सीन से थोड़ा अलग है. कैसे होता है देखते हैं. सी, पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि हम एंटीबॉडीज देते हैं और एंटीबॉडीज इट विल हेल्प दैट पर्सन टू क्रिएट मोर एंटीबॉडीज टुवर्ड द वायरस. बट वैक्सीनेशन में हम पहले से ही किल्ड वायरस को अंदर डाल देते हैं. अब जब किल्ड वायरस को बॉडी के अंदर डालेंगे तब वो किल्ड वायरस इट विल गिव लॉन्ग लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी. बट एंटीबॉडीज में कब होगा? एंटीबॉडीज में जब तक ये 3 से 4 दिन तक एंटीबॉडीज अगर ब्लड स्ट्रीम में बहे तो वहां तक ही आपको इम्यूनिटी मिलेगी एंड विद द टाइम पर्सन विल स्टार्ट रिकवरिंग. अब प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट 100% सक्सेसफुल. मतलब क्या कि आप
अगर किसी का प्लाज्मा आपने इम्प्लीमेंट किया या तो फिर डाला, इंजेक्ट किया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 100% क्योर हो जाओगे। ओके। और प्लाज्मा थेरेपी मतलब पूरे हिस्ट्री में पहली बार यूज़ नहीं हुई। उसके पहले जब H1N1 इन्फ्लुएंजा हुआ तब 2009-2010 में इसका यूज़ किया गया, और इबोला आउटब्रेक हुआ 2018 में, तब भी यूज़ किया गया है। तो प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहले हम क्यों यूज़ करते हैं? जैसे कि कोई भी नया वायरस आता है तब हमारे पास उसके रिलेटेड ड्रग्स नहीं होते, तो ड्रग्स नहीं है तो व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बिफोर द ड्रग्स? देन इट इज अ प्लाज्मा थेरेपी गॉट फ्रॉम द रिकवर्ड पर्सन। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ये आपको यूपीएससी क्वेश्चंस में काम आएगा कि वैक्सीनेशन और प्लाज्मा थेरेपी में क्या डिफरेंस है, और प्लाज्मा थेरेपी पहली बार यूज की गई है, प्लाज्मा थेरेपी का बैकग्राउंड क्या है, तो मे बी इट विल कम इन अ सेंटेंस फॉर्म। और मेंस के बारे में अगर कहीं आ जाए तो भी आप ये सारी चीज़ उसमें लिख सकते हैं। ओके। उसके बाद एक इसके अलाइन करंट अफेयर है कि दिल्ली में सबसे पहली प्लाज्मा बैंक स्टार्ट की है, दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट ने। ओके। सो ये चीज़ भी याद रखना। तो कैसा होगा कि बैंक विल कोऑर्डिनेट विद पेशेंट्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, और वहाँ से जो भी एलिजिबल है, जैसे कि अगर बंदा 80 साल का है, या तो फिर अभी न्यू बॉर्न चाइल्ड है, या तो फिर 10 साल का कोई किड है, तो वहाँ से हम नहीं लेंगे। हम कहाँ से? जो हेल्दी पर्सन है, रिकवर हो चुका है, उसका ब्लड या तो फिर उसमें से हम एक्सट्रैक्ट प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसका हम सेविंग करेंगे, और एक पूरी बैंक किस तरह से बनाई गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर इज अबाउट होप ऑर्बिटर मिशन। तो होप ऑर्बिटर मिशन इज अ मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट। अब उसका जो नाम है, उसका नाम है अल अमल। ओके। अब ये जो मिशन है, इट विल स्टडी द थीन एटमोस्फियर ऑफ मार्स। एंड ये कब तक? ऑलमोस्ट 2 अर्थ ईयर लगते हैं एक मास के आसपास चक्कर लगाने में। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज अ मिशन ऑन अ 1 मार्शियन ईयर। के पूरे मार्शियन ईयर में कितना टाइम लगता है, पूरे मार्शियन ईयर में कितनी कितनी स्टडी, क्या क्या चेंजेस हो रहा है एटमॉस्फेयर में इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सन, तो इसके बारे में पूरी स्टडी होगी। और हमारा सिग्निफिकेंस क्या है? बिकॉज रेड प्लैनेट मार्स लुक लाइक अ रेड प्लैनेट, तो वंस इट वाज हैबिटेबल। क्यों हमें ऐसा लगता है? बिकॉज ऑफ द सिग्नेचर ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो उससे हमें पता चल जाता है कि वहां पे एक दिन या फिर एक टाइम पे लाइफ रही होगी। एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर स्टडी ऑन दैट, एंड यू नेवर नो, एलोन मस्क तो बोल रहा है कि वहां पे हम कमर्शियल ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो लेट अस सी हाउ फार वी कैन गो फ्रॉम दिस। सी, इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन, एक्सोमार्स, मार्स एक्सप्रेस, मैवन, एमआरओ, मार्स ओडिजी, और नासा का इनसाइट एंड क्यूरियोसिटी, तो ये करंटली प्रेजेंटली ऑपरेशनल है। बाकी सारे जो ग्रेइश दिखाए गए हैं वो या तो फिर उनका फंक्शनल बंद हो गया है, या तो फिर वो डेड हो चुके हैं, वैसे मिशंस है। तो दैट वी हैव सीन एक्टिव। जस्ट नाम याद रखना, और वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा एंड इसरो। अब ये होगी हमारी चौथी यूएई वाली। और उसके साथ साथ अभी चाइना भी 2 मिशंस लॉन्च कर रहा है। उसके बाद हमारा फोर्थ करंट अफेयर है, इट इज अबाउट सत्यभामा पोर्टल। सत्यभामा पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, एंड सत्यभामा स्टैंड्स फॉर साइंस टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो जो हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, तो उसके अकॉर्डिंग टू माइंड की जो एडवांसमेंट है, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या तो फिर प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा ईज मिले, उसके लिए सत्यभामा पोर्टल क्रिएट किया गया है। अब इसमें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होगी? एक तो सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, तो आप गवर्नमेंट को वहां पे प्रोजेक्ट प्रपोजल डाल सकते हो। सेकंड, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कितना एडवांस हुआ है, वहां पे कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही, क्या क्या पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, क्या नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, वो। साथ में यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कितना हुआ है, जो भी फंड या ग्रांट दे दी गई है उसमें से कितनी यूज हुई है, कितनी आइडल पड़ी रही है। साथ में कोई अलाइंड सेक्टर में रिसर्चर हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोग्रेस है उसका प्रोग्रेस का एक रिपोर्ट बना सकते हैं, या तो फिर फाइनल टेक्निकल रिपोर्ट बना सकते हैं, वो भी वहां पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में अपलोड कर सकते हैं। तो सत्यभामा पोर्टल किसके रिलेटेड है? इट इज अबाउट माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन। ओके। सो प्लीज मेक श्योर, अगर ऐसा पूछा जाए कि रिसेंटली सत्यभामा पोर्टल वाज लॉन्च और वो किसके लिए है, तो न्यूक्लियर के लिए। अगर होमी भाभा से आप कंफ्यूज हो जा सकते हो, तो न्यूक्लियर के लिए है।
या माइनिंग के लिए है, या तो साइबर सिक्योरिटी के लिए एंड एटसेट्रा, ऐसा कुछ पूछ सकते। तो मेक श्योर यू रिमेंबर इट इज रिगार्डिंग टू माइंस एंड एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट करंट अफेयर इज अबाउट ग्लोबल मॉडल टू प्रिडिक्ट आइनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब आइनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेजर करने के लिए एक हमने ANNIM, ये एक पूरा नेटवर्क मॉडल बनाया है। उसका नाम क्या है? तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सी इट इज अ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क कहाँ पे होता है? हमारे ब्रेन में होता है। लेट अस सी, इट इज बेस्ड ग्लोबल आइनोस्फेरिक मॉडल। अब ये एग्जैक्टली क्या करेगा? तो इट विल रेप्लिकेट द प्रोसेस विच इज हैपनिंग इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन। हमारे अंदर जो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, पूरी बायोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस, उसको रेप्लिकेट करेगा और उसके माध्यम से क्या क्या चीजें सॉल्व करने का ट्राई करेगा। एक, पैटर्न रिकॉग्निशन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसे संबंध हो रहा है। देन क्लासिफिकेशंस, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम और मे बी कहीं से इलेक्ट्रॉन की फिजिकल नेचर में चेंजेस आ रहे हैं। देन जनरलाइजेशन, मतलब एक पूरा हमें एक मॉडल ऐसा सिलेक्ट करना है कि 1000 या 1000 बिलियन इलेक्ट्रॉन की स्टडी किए जाए और उसके हिसाब से कोई हम इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ लीनियर, नॉन लीनियर डेटा फिटिंग एंड टाइम सीरीज प्रिडिक्शन, उन सभी के साथ हम ट्राई करेंगे कि कोई एक ऐसी इंक्लूसिव मेथड को डेवलप कर सके ताकि हमें पता चले आगे जाके कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एंड जीपीएस वगैरह ट्रैकिंग। नेविगेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, so what it will do? So it will capture the general morphological features। कौन से जनरल morphological feature होते हैं? जो हमारे basically it is it happens due to sun and coronal mass ejection। सन के अंदर से जो मास इजेक्शन होता है, सोलर फ्लेयर्स निकलती है, वो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के साथ कांटेक्ट में आती है और उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के फिनोमेना वहां पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक नाम है फेमस, ऑरोरा। ऑरोरा अगर नदर्न हेमिस्फीयर में हुआ तो उसको कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो उसको कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये जो दो प्रकार के फिनोमेना है, ऐसे कई सारे फिनोमेना है। एंड समटाइम्स व्हाट इट कॉज नेविगेशन पोजिशनल एररिंग। तो जो हमारी एरर्स होती है वो डिस्ट्रैक्शन होता है जब ये पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में बिकॉज ऑफ दी सनस्ट्रोम। तो उसको कैसे करेक्ट किया जाए, तो उसके बारे में हम पूरा यहाँ से स्टडी पता चलेगा। उसके बाद हमारा छठा करंट अफेयर है, इट इज अबाउट मैप ऑफ मून। तो लूनर मून रिसेंटली वाज डेवलप्ड बाय नासा एंड यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे। तो इन दोनों की हेल्प से एक हमें बहुत ही बड़ा और डिटेल्ड लूनर मैप मिला है। कैसा है कि इट हैज 1 to 50 लाख स्केल जियोलॉजिकल मैप, मतलब बहुत ही बारीकी से वहां पे नापा गया है। तो ऐसी सबसे पहली बार हमने कुछ ब्लूप्रिंट तैयार की है। देखते हैं ब्लूप्रिंट कैसी है। तो इट इज द ब्लूप्रिंट। अब उसके बारे में डिटेल में अगर पढ़ना है तो यू कैन गो टू दिस लिंक, अदरवाइज जस्ट रिमेंबर कि नासा एंड यूएसजीएस ने ऐसा कोई लूनर मैप डेवलप किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर इज अबाउट ब्लैक होल। तो रिसेंटली जो लीगो हमारी ऑब्जर्वेटरी है, उसने, किसने? लीगो ऑब्जर्वेटरी, प्लीज रिमेंबर दिस नेम। लीगो ऑब्जर्वेटरी ने एक रियली अननेचुरल थिंग्स रिकॉर्ड की है, विच इज मर्जरिंग ऑफ 2 अनइक्वल मास ब्लैक होल्स। तो 2 अनइक्वल मास ब्लैक होल का मर्जर हुआ तो वहां से हमें कुछ रेज मिले हैं। जो जो भी रेज मिले हैं वो रेज कैसे मिले हमें? बहुत ही फास्ट और बहुत ही इंटेंस रे मिले हैं। ओके, अब ये जो फास्ट और इंटेंस जो ग्रेविटेशनल रेज अंदर अंदर से मिले हैं, तो वो क्या चीज हमें साबित करती है? वंस अगेन इट कंफर्म्स द आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। अब अकॉर्डिंग टू दिस थियरी क्या कहते हैं वो, कि ग्रेविटेशनल रिजल्ट फ्रॉम हाउ मास रैप्स स्पेस एंड टाइम। अब जितना बड़ा मास स्पेस एंड टाइम को वो कवर करेगा, उतना ज्यादा उसका खुद का ग्रेविटेशनल पुल होगा। तो जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा, उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल वेव की इंटेंसिटी होगी। तो ये चीज उन्होंने कंफर्म करके दिखाई है। तो वंस अगेन लेट अस सी कि व्हाट इज ब्लैक होल। ब्लैक होल इज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्पेस विच हैज स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से एवरीथिंग गेट्स सक्ड इनसाइड, नथिंग कैन कम आउट। अब
नथिंग कैन कम आउट मतलब ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है. यू कैन डू इट इफ यू ट्रेवल मोर देन द लाइट ऑफ स्पीड, देन यू कैन एस्केप द ब्लैक होल, विच इज रियली इम्पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमंस. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ इम्पॉसिबल टू कम आउट. और जब लाइट वहां से एस्केप नहीं करती, दैट इज व्हाई इट लुक्स ब्लैक एंड कंप्लीटली इनविजिबल. मिस्टर इंडिया जैसा लगना स्टार्ट हो जाता है. और वहां पे एक चीज होती है, दैट इज event horizon. What is the event horizon? Event horizon is kind of boundary जहाँ पे एक हल्का सा हमें इग्निशन मिलता है ब्लैक होल के आसपास. जब ये इग्निशन मिलता है हमें, तो वो एक बाउंड्री बन जाती है. कैसी बाउंड्री? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ने ये बाउंड्री को क्रॉस किया, देन इट विल बिकम नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, नथिंग विल कम बैक. अगर हमने ये क्रॉस कर लिया, मतलब हम ब्लैक होल में सक आउट हो जाएंगे. और अगर बाहर निकलना है तो यू हैव टू ट्रैवल एट द मोर देन स्पीड ऑफ लाइट, जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है. ओके. और जब कोई एक चीज x है, वो ब्लैक होल के अंदर सकअप हो गई और वो अंदर चली गई, तो वो पूरी इवेंट होती है, उसको हम कहते हैं सिंगुलैरिटी. मतलब क्या? कि वो नेचर के साथ मिक्सअप हो गया. अब उसका एग्जिस्टेंस ह्यूमन के लिए देखना मुश्किल है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट सिंगुलैरिटी. This is the picture of black hole which has been produced some years ago. तो आप देख सकते हैं कि ये बीच में ब्लैक होल है और ये है इवेंट होराइजन, जहाँ जो बाउंड्री डिसाइड करता है फ्रॉम वेयर देर इज नो कमिंग बैक. अब ब्लैक होल रिलेटेड एक अलग सेम करंट अफेयर है विच इज अबाउट ब्लेजर्स. अब ब्लेजर्स क्या है? रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि ब्लेजर्स आर द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. और वो किसका रिजल्ट है? इट इज अ एमिशन फ्रॉम ब्लैक होल. ब्लैक होल जैसे सारी चीजें सकअप कर लेता है, वैसे कोई ना कोई रेज वो बाहर भी छोड़ता है. तो उस हिसाब से बनने वाले जो भी लाइट के एक जायंट आपको एक फ्लेयर मिलेगी, उसको कहा जाता है ब्लेजर्स. ओके. और ब्लेजर्स आर सिमिलर टू ऑल एक्टिव गैलेक्सी. क्यों? क्योंकि ब्लेजर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? इन द सेंटर ऑफ एनी गैलेक्सी. अब देखिए ये एक गैस क्लाउड है, एक एक्सेलरेशन डिस्क बन जाती है और उसके अंदर से सडनली एक जेट निकलता है, लाइट का जेट निकलता है. तो ये जो है इसको कहा जाता है ब्लेजर. ये जो लाइट का जेट है उसको कहा जाता है ब्लेजर. ओके. सो इट इज नियरली रिलेटेड टू ब्लैक होल. एट्थ करंट अफेयर इज अगेन इट कम्स फ्रॉम नासा. नासा ने एक नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है जिसका नाम दिया है सनराइज. सनराइज स्टैंड्स फॉर सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट. और ये किसके लिए है? इट इज फॉर टू स्टडी सोलर पार्टिकल स्टॉर्म. सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हमने अभी अभी बात की कि वो हमारे आयनोस्फीयर मैग्नेटोस्फीयर के साथ कोलाइड होता है और कुछ हिसाब से डिस्टर्बेंस या तो फिर कोई अलग फिनोमेना क्रिएट करता है, जैसे कि ऑरोरा. उसके बाद हमारा नाइन्थ करंट अफेयर है. इट्स अबाउट अल्जाइमर. अल्जाइमर एक काइंड ऑफ बीमारी है. बीमारी कैसी है? इट इज अ प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर दैट टिपिकली अफेक्ट्स पीपल ओल्डर देन 60 और 65 इयर्स ऑफ एज. और ये स्लोली क्या करता है? स्लोली इट डिस्टर्ब्स द मैसेज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो हमारे स्पाइन से ऊपर जाते हैं ट्रांसमीटर, कि वो कहते हैं कि हाँ हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, कुछ चीज़ें याद रखो, कोई टास्क हमें परफॉर्म करना है. तो ये सारी चीज़ों में ये डिस्ट्रप्शन पैदा करता है एंड इट रिजल्ट्स इनटू memory loss, difficulty in completing familiar task, confusion with the time and place, प्रॉब्लम इन स्पीकिंग एंड राइटिंग द पर्टिकुलर नॉर्मल लैंग्वेज. जैसे कि इंग्लिश में आपको तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाए, हिंदी में तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाए, यू आर थिंकिंग ऑफ सम वर्ड बट द वर्ड इज नॉट कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, देन इट इज अ साइन ऑफ अल्जाइमर एज वेल. साथ में जजमेंट आपका बहुत ही पुअर हो जाता है एंड चेंजेस इन मूड्स एंड पर्सनालिटी. आपको सडनली कुछ डिसऑर्डर, आपको ऐसा हो जाए कि इसको क्या पैनिक अटैक आ रहा है, क्या हो रहा है, बट ही इज सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर. एंड राइट नाउ अल्जाइमर का कोई ट्रिक क्योर है? नहीं. प्लीज मेक श्योर देर इज नो क्योर ऑफ अल्जाइमर. इफ यूपीएससी आस्क यू दैट रिसेंटली इंडिया हैज सक्सेसफुली गॉट द क्योर ऑफ अल्जाइमर, विच इज ट्रू और रॉन्ग? कंप्लीटली फॉल्स. तो मेक श्योर ये सारी चीजों को आप स्टेटमेंट की तरह याद रखें. ओके. एंड इसका एक ही क्योर है कि कंटिन्यूअसली आपको जो भी पर्सन अल्जाइमर के थ्रू सफ़र कर रहा है उसको आप अपने आंखों के सामने रखें, ताकि वो कोई भी मिसहैंडलिंग या तो फिर वो खुद ट्रबल में ना हो जाए या तो कोई किसी और को ट्रबल में ना ले ले. ओके. तो दैट वाज अबाउट अल्जाइमर. एंड
in the 10th current affair, we will talk about research and development statistics and indicator of 2019-20. This data has been released by Department of Science and Technology. तो उस डेटा में ऐसा बोलता है कि इंडिया का जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड हैज ट्रिपल्ड बिटवीन 2008 टू 2018. तो ये डेकेड में हमारा जो स्पेंडिंग है इट हैज गॉन 3x more, and mostly it is dominated by government sector. तो this is the worrisome problem, क्योंकि 85% of the nearly जो भी हमारा gross expenditure है has been contributed by government, not the private sector. So we need to push the private sector into the research and development activities. And the bright numbers are, we have secured the third number in world in PhD in science and engineering. तो हमारे पास थर्ड नंबर की डेमोग्राफी है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में PhD है. हाउ दे आर कैपेबल, दैट टाइम विल टेल अस. और वुमेन का पार्टिसिपेशन हैज बीन रेज फ्रॉम 13 टू 24, नियरली वो भी कैसा हो गया, डबल हो गया है. अब हम ब्रिक्स नेशन के बारे में बात करते हैं कि ब्रिक्स नेशन में क्या स्पेंडिंग है अकॉर्डिंग टू द GDP. तो इंडिया स्टैंड्स लोएस्ट, चाइना स्टैंड्स हाईएस्ट. सो प्लीज मेक श्योर आपको ये फैक्चुअल चीजें भी याद हो जाए, कभी सेंटेंस के फॉर्म में ये पूछ सकते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द विपो ऐसा कहता है कि इंडियन पेटेंट ऑफिस स्टैंड 7th पोजीशन अमॉन्ग्स टॉप 10 फिलिंग ऑफिसेस इन दी वर्ल्ड, विच इज अ रियली गुड थिंग. बट स्टिल इंडिया नीड्स टू गो forward. क्यों forward? Because our demographic dividend is much higher than the other countries, other western worlds. That's why it will be really challenging how we are catering our youth या तो फिर aspiring demography of India. In the 11th current affair, it is about digital currency, and digital currency is based upon cryptocurrency is based upon blockchain technology. तो जो चाइना है, China has become the first of very huge economy to release such kind of currency. See, it is the first major economy to launch digital currency of own. उसका नाम क्या है? E-RMB या तो फिर ERMB. ओके, तो जो चाइनीज ने किया है वो कोई पहली बार नहीं किया है. मे बी गवर्नमेंट आपको UPSC ऐसा पूछ ले कि इंडिया रिसेंटली अलाउ यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस डिजिटल करेंसी. तो अभी भी वो हम ना डेवलपमेंट फेज में है. अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि व्हाई यू आर ब्लॉकिंग द ब्लॉकचेन, रादर एक्सप्लोर द फील्ड एंड मेक श्योर कि आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाए. तो ऐसा पूछ ले कि इंडिया के बाद चाइना इज द सेकंड. नहीं, चाइना हैज़ नॉट बीन सेकंड और फर्स्ट. उसके पहले ट्यूनीशिया, देन सेनेगल, देन मार्शल आइलैंड एंड वेनेजुएला, ये सभी लोगों ने अपनी अपनी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बाहर लॉन्च की है. सो मेक श्योर कि आपको ये फैक्चुअल डेटा भी याद रहे. उसके बाद हमारा 12th करंट अफेयर है. इट इज अबाउट आर्कटिक एम सैटेलाइट. आर्कटिक एम सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च बाय रशिया. आपको पता होगा कि रिसेंटली रशिया से ऑयल स्पिल हुआ और आर्कटिक ओशन में बहुत ही ज़्यादा वहाँ इकोलॉजी को अफेक्ट किया है. तो रशिया ने अभी अभी एक सैटेलाइट लॉन्च करने का ट्राई किया है, कि मतलब लॉन्च करेगा कि वो रिमोट सेंसिंग होगा एंड इट विल हैव इमरजेंसी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज. तो जो हमारा पोलर रीजन है, नॉर्दर्न पोलर रीजन है, उसके ऊपर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको मॉनिटर करने के लिए ये सैटेलाइट काम करेगा. इट विल बी कंप्लीटली डेडिकेटेड टू नॉर्दर्न पोलर रीजन ऑफ अर्थ. उसके बाद 14th करंट अफेयर है. इट इज अबाउट कंतार. कंतार इज अ वर्ल्ड लीडिंग डेटा एंड इंसाइट कंसल्टिंग कंपनी. उसने iCube 2019 जैसा एक स्टडी बाहर निकाली है. उस स्टडी में क्या फोकस होता है कि अडॉप्टेशन ऑफ डिजिटल करेंसी इन इकोनॉमी. ओके, अब अडॉप्टिंग ऑफ डिजिटल करेंसी के साथ साथ वो क्या कहता है कि डिजिटल इकोसिस्टम कैसी है, फिर इंटरनेट यूसेज ऑफ डेमोग्राफी कैसा है, डिवाइस सेगमेंट हम कैसे डिवाइसेस यूज करते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या तो फिर डिजिटलाइजेशन है, उसके ऊपर उसने स्टडी बाहर निकाली है. वो तो स्टडी का सबसे पहला की फाइंडिंग क्या है कि ओवरऑल राइट नाउ वी आर हैविंग 41% ऑफ पेनिट्रेशन इन इंटरनेट. तो 41% है और शायद 2020 तक हमारा 11% मोर ग्रो हो जाए. तो टोटल वी विल रीच अप टू 44% ऑफ इंटरनेट यूजर and 44% stands for 640 million monthly active internet users. अब उसमें से कितने ज़्यादा डिजिटल करेंसी के थ्रू हम व्यवहार करते हैं, क्या नहीं करते, उसकी इसमें डिटेल स्टडी है, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस अंटिल एंड अनलेस
आपको कोई ऐसे में पूछा जाए कि डिजिटल अडॉप्टेशन ऑफ इंडिया एंड द जर्नी सो फार, तो मे बी यू विल फाइंड really good data in this iCube 2019 study. So make sure you go and Google it to study more in a detail. पर करंट अफेयर के हिसाब से इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ओके दूसरे फैक्टर्स क्या है उसने बताया है. तो एक, लो कॉस्ट इंटरनेट सर्विसेज. इंडिया स्टैंड्स फॉर like second highest smartphone market, and it stands for highest internet consumers in the whole world and cheapest internet consumers in the whole world. So that is why low cost internet. फिर लॉकडाउन हुआ तो एवरीबडी टर्न टू अमेजोन, एवरीबडी टर्न टू नेटफ्लिक्स, एवरीबडी टर्न टू यूट्यूब. सो उस हिसाब से पूरी चीज़ें हो रही थी. और साथ साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंग्लिश के माध्यम में ही सब सारी चीज़ें कर रहे थे. वी हैव डन इन अ लोकल लैंग्वेज वीडियोज एंड वर्नाक्यूलर रीडिंग एंड सब कुछ. कैसा हुआ कि सारे लैंग्वेजेस में हुए. दैट इज वाई रूरल लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया. अब नाउ इंडिया इज गोइंग फॉर इंडस्ट्री 4.0, हमारा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो उसमें ये कैसे हेल्प करेगा, तो हमें वीडियो वॉइस दोनों को वर्नाक्यूलर के साथ कंबाइन करना है, एंड दस वी विल पुश दिस डिजिटलाइजेशन टू द लास्ट माइल ऑफ इंडियन डेमोग्राफी. उसके बाद हमारा करंट अफेयर है. इट इज अबाउट विटामिन डी एंड कोविड-19. तो कोरोना वायरस और विटामिन डी में क्या रिलेशन है. तो अगर आपके अंदर विटामिन डी है, देन विटामिन डी दे प्रिवेंट फ्रॉम रिलीजिंग टू मेनी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन. अगर आपके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन बहुत ज्यादा है तो इट माइट वर्सन योर हेल्थ. तो विटामिन डी की जितनी ज्यादा प्रेजेंस है तो उतने साइटोकाइनिन्स कम रिलीज होंगे. ओके तो दैट इज व्हाई इट सेज कि इट इज गुड टू टेक विटामिन डी इफ यू आर ट्राइंग टू फाइट द कोरोना वायरस. नेक्स्ट करंट अफेयर. इट इज अबाउट नेशनल टेक्नोलॉजी डे. नेशनल टेक्नोलॉजी डे हैज बीन सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया. क्यों? बिकॉज ऑन May 11th 1999 हमने क्या किया, ऑपरेशन शक्ति किया, विच वॉज इन पोखरण टेस्ट रेंज. तो उसको पोखरण 2 भी बोला जाता है. इट इज द सेकेंड एडिशन टू द 1974 स्माइलिंग बुद्धा इनिशिएटिव विच वॉज डन बाय इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट. और ये केक कहाँ पे हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी लेड गवर्नमेंट ने किया, इन टू द लीडरशिप ऑफ APJ अब्दुल कलाम एंड हिज टीम ऑफ द साइंटिस्ट. तो इस साल की जो कॉन्फ्रेंस थी उसका थीम था रिस्टार्ट स्टैंड फॉर रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस. ओके तो ये याद रखने की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है. एंड वी बिकम द 6th कंट्री टू ज्वाइन न्यूक्लियर क्लब ऑफ नेशंस. और ये दिन का और क्या सिग्निफिकेंस है, तो इन 1998 हमने इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट भी वहां पे टेस्ट किया, हंसा 3. उसके बाद त्रिशूल का भी वहां पे जो मिसाइल है हमारी, वो त्रिशूल का भी वहीं पे टेस्टिंग हुआ. तो दैट इज व्हाई इट होल्ड्स सर्टेन इंपॉर्टेंस इन इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली इन द डिफेंस सेक्टर. ओके तो उसके बाद हमारा करंट अफेयर है. इट इज अबाउट UVGI. UVGI स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा वायलेट जर्मिसाइडल रेडिएशन. इट स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा वायलेट जर्मिसाइडल. मतलब व्हाट इट डज, इट किल्स द जर्मिसाइड्स, इट किल्स द वायरस. ओके तो ये यूवी लाइट क्या होती है सबसे पहले देख लेते हैं. तो यूवी लाइट इज अ शॉर्ट वेव देन विजिबल लाइट. विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम कहाँ से स्टार्ट होता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है. तो उसके पहले जो आती है उसको यूवी लाइट कहते हैं, उसके बाद जो आती है उसको इंफ्रा रेड कहते हैं. ओके सो इट इज नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आइज बिकॉज हमारे में वो एबिलिटी नहीं है. सम एनिमल्स हैव दिस एबिलिटी बट वी डू नॉट. एंड उसमें भी 3 कंपोनेंट होते हैं, UVA, UVB, UVC. एंड UVC is the most harmful, but luckily ozone layer absorbs all the UVC. That's why it is really important and critical to save ozone layer. Okay, how it affects the human body? That is the ultimate question. तो सबसे पहले ये क्या करता है, तो DNA को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देता है. ओके और ज्यादा एक्सपोजर हुआ तो इट माइट कॉज कार्सिनोजेनिक. ओके तो हमारे जो सेल्स है, सेल का रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही फास्ट करने का ये थोड़ा कुछ उसमें म्यूटेशन कर सकता है. अब UVGI कैसे वर्क करेगा, तो जैसे अल्ट्रावायलेट रेज की डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज है, हमारे सेल को खराब कर सकता है, या तो फिर सेल को किल कर सकता है, या तो उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकता है कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा. तो ये जो डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज है उसका हमने ये लाइट में यूज किया है, और उसको हम कोई भी कोविड का जो सेंटर होगा वहां पे ये लाइट चालू कर देनी है. इन विद इन 15 और 20 मिनट्स इट विल स्टार्ट
जर्मिसाइडेशन, मतलब जहां जहां अगर गलती से भी कोई जर्म्स रह गए हैं, कोरोना वायरस के ट्रेट्स रह गए, तो उन सभी को वो किल कर देगा। और इस हिसाब से हम पूरे कोरोना के जो हॉस्पिटल्स है या तो फिर वार्ड्स है या तो फिर होटल्स है, उनका हम क्लीनिंग या तो फिर स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, तो दिस वाज द यूवीजीआई। यूवीजीआई के बाद है हमारे पास करंट अफेयर। इट इज अबाउट इवेंट बोट। रिसेंटली सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, सर्ट ने इवेंट बोट के बारे में सभी स्टेट गवर्नमेंट को अवेयर किया है कि इसका डेंजर आ सकता है। और व्हाट इट डज, इट इज अ मालवेयर दैट स्टील्स द पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंड्रॉइड फोन, एंड जिसने ये मालवेयर क्रिएट किया है वहां पे ये डुप्लीकेशन कर देगा, आपकी सारी डिटेल वहां पे पहुंचा देगा। तो जो भी हमारा मनी ट्रांसफर हो रहा है, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस है, उन सभी का वो या तो फिर रेप्लिका कर सकता है, या तो वो जो हमारी पूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको डिस्ट्रक्ट कर सकता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रोजन वायरस एंड वॉर्म? प्लीज फाइंड आउट एंड राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। तो कैसे कैसे होते हैं, तो वो एक वायरस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन होते हैं, हॉक्स होते हैं, स्पाइवेयर होते हैं। प्लीज कमेंट इन द सेक्शन कि इन सभी के का डिफरेंस क्या क्या है। इट माइट कम हैंडी इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो इवेंट बोर्ड के बाद हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है। इट इज अबाउट अनीता। अनीता हैज बीन डिजाइंड बाय नासा एंड इट स्टैंड्स फॉर एंटार्क्टिक इंपल्सिव ट्रांसिएंट एंटेना। इट इज द एंटेना टू फाइंड न्यूट्रिनोज। अब ये इसने रिसेंटली एक हेडलाइन बनाई थी, क्यों? बिकॉज इट हैज शोन सर्टेन ट्रेड्स which gives us the possibility of parallel universe somewhere around the universe. ओके, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में इसने कुछ हेडलाइंस दी है। इसने कोई एक न्यूट्रिनोज फाइंड आउट किए हैं जो हमें नॉर्मल डे लाइट में नहीं दिखते। ओके, तो वो न्यूट्रिनोज क्या है उसके बारे में देखते हैं। दे आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स, न्यूट्रिनोज आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स एंड इट इज द सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट इन वर्ल्ड और यूनिवर्स। सेकेंड मोस्ट, तो पहले कौन सा है? तो इट इज ऑल फोटॉन्स। तो फोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट एंड फोटॉन्स आर मच मोर रिएक्टिव देन न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनोज हार्डली रिएक्ट विथ एनी मैटर, तो फिर उसका फाइंड करना हमें बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज वाई इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनोज ऑब्जर्वेटरी हमने तमिलनाडु में बनाई है, जो 1200 मीटर अंडरग्राउंड बनेगी। क्यों इतना अंडरग्राउंड बनाने की बात कर रहे हैं? बिकॉज न्यूट्रिनोज नॉर्मल डे लाइट में हमें पता ही नहीं चलता कि वो कोई भी मैटर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। दैट इज वाई वी नीड सर्टेन एटमोस्फेयर जहाँ पे फोटॉन्स का एब्सेंस हो और न्यूट्रिनोज प्रेजेंट हो, और वहां से हम उसकी पूरी ट्रैक कर सकते हैं। सी, इट इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अनडिस्टर्ब्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड रेयरली इंटरेक्ट्स विद द मैटर। दैट इज वाई इसकी स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट बन जाता है। और इसके सोर्सेस क्या क्या है? तो सोर्सेस आर बर्थ एंड डेथ ऑफ स्टार्स, कोलिजन ऑफ स्टार्स, कोलिजन ऑफ ब्लैक होल्स एंड एक्सप्लोजन हैपनिंग इन स्पेस। वहां से सभी जगह से न्यूट्रिनोस बाहर निकलते हैं और हमारे मैग्नेटोस्फीयर को पूरे पूरे ट्रांसपेरेंट होके अंदर आते हैं। तो दिस इज दी अनीता, जो बलून एंटार्क्टिका के ऊपर फ्लाई कर रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर, इट इज अबाउट ह्यूआई एंड 5G। तो रिसेंटली इंडिया ने चाइनीज सारे प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है, साथ में चाइनीज जो भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है वो भी बाहर भेज दिया है। तो उसके साथ साथ यूके ने रिसेंटली क्या किया, तो ह्यूआई को यूके ने भी बैन कर दिया एंड इट हैज अप्रोच द यूनाइटेड स्टेट्स, और ऐसा बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स प्लीज लीड द वे टू मेक समथिंग कॉल्ड D10 क्लब। D10 क्लब विल रिप्रेजेंट 5G क्लब, जो 5G के थ्रू कोई रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। वो कौन से कंट्रीज होंगे? तो यूके, यूएस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा प्लस ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया। तो 7+10, तो ये पूरी क्लब को क्या कहा जाएगा? D10 क्लब कहा जाएगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये हमें इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कभी कभी यूपीएससी स्टेटमेंट के मार्फत पूछ ले कि इज इंडिया रिसेंटली बिकेम द D10 पार्ट ऑफ D10। तो अभी भी D10 इज अ प्रपोज्ड, ओके, इट इज नॉट फाइनलाइज्ड। वंस इट इज फाइनलाइज्ड देन प्लीज चेक, मेक श्योर कि आप वो डेट से भी अपडेट रहे, हम भी आपको अपडेटेड करते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, तो अल्टरनेटिव जो चाइना ने
सप्लाई करना स्टार्ट किया है चीप डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें कुछ एक अलग कंसोर्टियम चाहिए जो अंदर अंदर इंटरेक्शन करे, अंदर ऐसा कोलोब्रेशन करे और 5G को पॉसिबल करे विदाउट द हेल्प ऑफ चाइना एंड बॉयकॉटिंग चाइना। अब चाइना को बॉयकॉट क्यों करना था? बिकॉज ट्रस्ट, चाइना चाइना के साथ किसी को ट्रस्ट नहीं है। दैट इज वाई वी नीड सर्टेन अलायंस विच हैज कॉमन ट्रस्ट एंड विच वी कैन, एंड विद दैट वी डू नॉट थ्रेटन आवर नेशनल सिक्योरिटी। ओके, क्योंकि चाइनीज एप्लीकेशन के ऊपर ऐसा ब्लेम लगाया गया है कि दे हैव डन सर्वेलेंस एंड ब्रीच ऑफ आर इंटरनेशनल एंड नेशनल सिक्योरिटीज। तो इन सभी को काउंटर करने के लिए वी नीड सर्टेन कंसोर्टियम, और उसके लिए 5G क्लब या तो फिर D10 क्लब को प्रपोज किया गया है। 5G क्यों इंडिया में लॉन्च करना चाहिए? बिकॉज सबसे पहला डेटा कंजम्पशन। इंडिया इज द सेकेंड बिगेस्ट स्मार्टफोन मार्केट एज वी सी एंड हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ इंटरनेट इन वर्ल्ड। साथ में लो फाइबर पेनिट्रेशन। अब हिमालय के बारे में अगर बात कर ले आप, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर ले, सेंट्रल इंडिया के बारे में अगर बात कर ले, तो टेरेन ऐसा डिफिकल्ट है कि वहां पे फाइबर नेटवर्क पहुंचना हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो जाता। तो फिर हम कोई सैटेलाइट के थ्रू कुछ ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं सैटेलाइट थ्रू, और वहां पे हम 5G को एक्सेसिबल बनाएं। साथ में इंडस्ट्री 4.0 हमने बात की कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, विच इज लेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और उसके साथ साथ हमें एज कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिफरेंट मशीन लर्निंग, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की मदद से। तो फॉर दैट वी नीड इफेक्टिव नेटवर्क एंड विच विल केटर बाय 5G and smart cities. India is talking about Atmanirbhar Bharat and smart cities and digital India. तो उन सभी के लिए 5G will become more and more crucial day by day. So look at here, एक ऐसा नेटवर्क बनेगा that will connect with satellites, तो फिर फाइबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी and whole world will be connected. तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन नहीं बट इंटरनेशनलाइजेशन कहेंगे। 20वां करंट अफेयर है, इट इज़ अबाउट स्पेस एक्स ड्रैगन। रिसेंटली ऑन द मे ऑफ 30th एक यहाँ से अमेरिका से एक स्पेस फ्लाइट हुई और वो कहाँ पे जाके डॉक हुई? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो इट हैज़ डन फॉर द फर्स्ट टाइम कि कोई एक कमर्शियल कंपनी या तो फिर प्राइवेट सेक्टर ने ऐसा कुछ किया हो विच हैज़ कंबाइंड विद नासा। एंड दिस मिशन is along with the commercial crew program of NASA, and it flew two astronauts to the ISS, which is hovering in lower Earth orbit. See, these are the two astronauts, Robert and Douglas. अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडल्जिंग इन स्पेस सेक्टर इन इंडिया। तो इसमें क्या क्या चीज़ अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इंक्लूडिंग फूड एंड मेडिसिन फॉर एस्ट्रोनॉट्स ड्यूरिंग द स्पेस वॉयक्स, साथ साथ में स्पेस शूट बनाना, इन्फ्लेटेबल हैबिटाट्स बनाना, एंटी रेडिएशन और थर्मल प्रोटेक्शन जैसी टेक्नोलॉजी को बनाना। तो ये सारी चीज़ अगर प्राइवेट सेक्टर ने करना चालू कर दिया, दैट टू इंडियन डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर, तो जो हमारा इसरो है वो डीप स्पेस, जो भी हमारा डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन है या तो फिर मार्स एक्सप्लोरेशन है, मून एक्सप्लोरेशन है, उसमें वो काम कर पाएगा। क्योंकि अभी तक हमारा जो काफ़ी सारे जो एनर्जी है वो किस में चली जाती है? ये सारी अलाइड प्रोडक्ट्स डेवलप करने में चली जाती है। सो लेट अस सी व्हाट आर द बेनिफिट्स of private sector in space activities. So first of all, it will increase the demand for satellite to launch at least 18 to 20 in ईयर। अब जस्ट समझ लीजिए 18 to 20 अगर ईयर में हमने लॉन्च करने हैं तो कितना ज़्यादा हमें मटेरियल चाहिए, कितना ज़्यादा स्पेस सूट चाहिए, कितना ज़्यादा एंटी रेडिएशन डिवाइसेस चाहिए। तो वो वगैरह के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि सप्लाई डिमांड बढ़ने वाला है तो सप्लाई भी उतना ज़्यादा हमें चाहिए। सो जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, तो इसरो कैन डिवोट मोर टाइम इन अ कोर रिसर्च एंड डीप स्पेस मिशन एज ओके। एंड साथ में हमारा जो गवर्नमेंट का डिपेंडेंसी है, जो टैक्स पेयर के मनी की वो डिपेंडेंसी है, दैट कैन बी रिड्यूस्ड वेरी इजीली। जॉब क्रिएशन प्राइवेट सेक्टर में नियरली 15,000 में से 13,000 तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन होगी। सो जस्ट इमेजिन कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बिल्डअप हो जाएगी। जो हमारे नए नए रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, एस्पिरेशनल यूथ है, उन सभी को एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड मिल जाएगा टू सिक्योर देयर फ्यूचर इन अ साइंस फील्ड।
ओके, सो अब तक इस डायरेक्शन में इसरो ने क्या क्या डेवलपमेंट किया है? तो सबसे पहले अट्रैक्ट करने प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजिकल पार्क बनाया इन द बेंगलुरु to give us all the facilities has been developed by ISRO to the industries. उसके बाद ISRO has signed a contract with the three industry to build at least 27 satellites in 3 years. तो 2021 तक हमें ऐसे 27 सैटेलाइट्स मिल जाएंगे जो प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलोब्रेशन किए हुए होंगे। उसके साथ इसरो ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाया और what it will do, it will try to bridge the gap between इसरो एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इसरो में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके लिए एक अलग सा एक ब्रिज के बीच का एक एलिमेंट बनाया जिसको कहते हैं हम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ओके, सो व्हाट इट विल डू, इट विल ट्रांसफर द इसरोस टेक्नोलॉजी द इंडस्ट्री सो दैट इंडस्ट्री विल more indulge in research and development and capitalize on the technologies what already have been developed by ISRO. Okay, so next current affair, it is about sonic boom. Recently during the lockdown एक अलग ही बेंगलुरु में आवाज सुनाई दी थी जैसे कोई ब्लास्ट हो गया हो। तो वो ब्लास्ट क्या था? एक्चुअली इट वाज द सोनिक बूम। तो सोनिक बूम कब होता है? तो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल थ्रू द एयर फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड सो दैट इट क्रिएट सर्टेन शॉक वेव। जब एयर में होता है और साउंड से ज़्यादा फास्ट जब वो ट्रैवल करता है तो एक यहाँ पे शॉक वेव क्रिएट करता है। तो वो शॉक वेव जो क्रिएट करता है तो उससे एक अलग ही प्रकार की आवाज़ निकलती है, उसको कहा जाता है सोनिक बूम, क्योंकि वो सुपर सोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, उसको सोनिक कहते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट के पीछे देखिए ये कैसे पूरा एक शॉक वेव का एक क्लाउड बना हुआ है एंड इट क्रिएट्स सोनिक बूम। उसके बाद हमारा करंट अफेयर है, इट इज अबाउट सोलर मिनिमम एंड सोलर मैक्सिमम। तो रिसेंटली सम report has suggested that it has been almost 100 days then sun has shown zero sunspot। तो सनस्पॉट जब नहीं होते तो उस पूरे दौरान को कहा जाता है सोलर मिनिमम। अब सोलर मैक्सिमम एंड मिनिमम ये कंटिन्यूली 11 ईयर्स की सर्कल होती है और जब जब सोलर मैक्सिमम होता है तब सन के आसपास बहुत ज़्यादा सनस्पॉट्स बढ़ जाते हैं। अब सनस्पॉट्स क्या करते हैं? तो सनस्पॉट्स आर रिड्यूस्ड सरफेस टेम्परेचर कॉज्ड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स। अब एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा हो जाती है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो वहाँ से सडनली सोलर फ्लेयर्स बाहर निकलते हैं और सोलर फ्लेयर्स हर एक डायरेक्शन में जाते हैं। तो वो जो सोलर फ्लेयर्स है वो इट लीक्स थ्रू दी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एज सच अर्थ का जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको रेपेल कर देता है, बट स्टिल some of the flares come inside the earth's magnetic field and especially near the pole words। तो ये पोल के जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा थिन है कंपेयर टू इक्वेटर, तो वो पोल के आसपास होता है और दैट इज वाई इट कॉज मैनी प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जीपीएस या तो फिर नेविगेशनल इक्विपमेंट और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एज वेल। तो उन सभी में ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और साथ में एक फिनोमेना क्रिएट करता है दैट इज कॉल्ड ऑरोरा। देखिए ये सोलर मैक्सिमम की है कि यहाँ पे ये सनस्पॉट है और सनस्पॉट हो गया तो यहाँ से सोलर फ्लेयर्स बाहर निकलती है। तो ये जो सोलर फ्लेयर है वो धीरे धीरे अगर बाहर ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिए तो उसको कहा जाता है सोलर विंड। और ये जैसे कि अर्थ है, सोलर विंड अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के आसपास कांटेक्ट में आएंगे, ज्यादातर उसको रिपेल कर देंगे, बट स्टिल इन अ थीन एटमॉस्फेयर इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पोल। What is solar minimum and why it is happening now? See, it's not like first time it is happening, it is a on an average 11 years of cycle। और right now हम कहाँ पे है? सोलर मिनिमम के पीक पे है और धीरे धीरे अब क्या होगा, धीरे धीरे सनस्पॉट बनना चालू हो जाएगा और सोलर फ्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी। ओके, इम्प्लीकेशंस, इट डजंट मीन कि सन डल हो जाएगा या तो फिर डाई आउट होता है, नहीं, ये पूरी एक साइकिल है, इट विल कम एंड गो। ओके, तो दिस वाज सोलर मिनिमम। सी, दिस इज द सोलर मैक्सिमम एंड दिस इज सोलर मिनिमम। जब 2009 में मिनिमम हुआ था
तब की है, और 2000 में मैक्सिमम हुआ था तब की है। तो अब 2009 के बाद अब 2019 के बारे में बात करेंगे, तो अगेन हमें मिलेगा कि अब सन धीरे 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 मैक्सिमम की तरफ जाएगा। उसके बाद हमारा करंट अफेयर है, इट इज अबाउट नियोवाइज कॉमेट। रिसेंटली नियोवाइज कॉमेट हैज कम नियर दी ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ओके, तो उसको नाम दिया गया C2020F3, और उसका पॉपुलर नाम है नियोवाइज। ओके, और इट हैज मेड क्लोजेस्ट अप्रोच टू अर्थ ऑन अ जुलाई 22। वहाँ पे आपको ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसा दिखेगा। अगर आप हायर लैटिट्यूड पे है तो आपको बहुत ही अच्छा क्लियर व्यू मिलेगा। इफ़ यू आर लिविंग नियर द इक्वेटर, या तो फिर इन सिटी ऑफ मुंबई और बेंगलुरु और समवेयर एल्स इन दिल्ली, then there are fewer chance to spot it because of the pollution. तो ये एस्टेरॉइड, कॉमेट, मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट, उनमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले एस्टेरॉइड, व्हाट आर द एस्टेरॉइड? इट आर द रॉकी बॉडी ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। और वो कैसे होते हैं? रिलेटिवली स्मॉलर होते हैं। हमारा जो अर्थ है वो प्लैनेट है, प्लैनेट बड़ा होता है, और प्लैनेट से जो फेल हो गए हैं प्लैनेट बनने में, दोज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। और एस्टेरॉइड के जैसा एक दूसरा ऑब्जेक्ट है विच आर कॉल्ड कॉमेट। तो वो भी सन के आसपास ही रिवॉल्व करता है, बट इन अ बहुत ही बिग ट्रेजेक्टरी। और बहुत ही बिग ट्रेजेक्टरी मतलब वो क्या करते हैं, जब सन के आसपास आते हैं तो उनके अंदर रहा जो भी डस्ट है, जो भी आइस है, उन सभी को वो पीछे एक टेल जैसा बनाना स्टार्ट कर देता है, कि एटमॉस्फेयर बनाते हैं। तो वो जो टेल जैसा एटमॉस्फेयर बनता है उसको कहा जाता है कॉमा, और वो जो ऑब्जेक्ट है उसको कहा जाता है कॉमेट। फाइन। अब उसके रिलेटेड एक तीसरा वर्ड है जिसको कहता है मीटियोरॉइड। मीटियोरॉइड क्या होता है कि स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम कॉमेट और एस्टेरॉइड उनमें से अलग हो गया होता है, वो सन के आसपास ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको क्या कहा जाता है? मीटियोरॉइड कहा जाता है। उसके बाद एक छोटा सा फिनोमेना है जो अर्थ के साथ रिलेटेड है, विच इज कॉल्ड मीटियोर। आपने देखा होगा कि मीटियोर शावर होते हैं। मीटियोर शावर मतलब क्या? तो एक ऐसा लाइट फिनोमेना होता है कि व्हेन अ मीटियोराइड एंटर्स इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा इंटेंस टेंशन मिलेगा। जब बहुत ही ज़्यादा टेंशन मिलेगा देन इट विल स्टार्ट बर्निंग आउट, और बर्निंग आउट होते होते इट विल कंप्लीटली वेपोराइज। तब उसको हम पॉपुलर कल्चर में उसको कहते हैं शूटिंग स्टार। तो जब जब ये शूटिंग स्टार होता है देन इट इज़ अ मीटियोर। ओके, और मीटियोर से आगे बढ़ के आता है मीटियोराइट। जब जब ये मेटियोराइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, बट वो उसकी साइज लिटिल बिट बड़ी होती है, तो वो कंप्लीटली वेपोराइज नहीं हो सकता। तो वेपोराइज नहीं हो सकता तो उसके बाद वो धीरे धीरे अर्थ के सरफेस के नज़दीक आएगा और एक इंसिडेंट पड़ेगा वहाँ पे। जब वो अर्थ के सरफेस के ऊपर फॉल होगा तब कुछ ना कुछ एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बनाएगा, जैसे कि एग्जांपल लूनर लेक, लूनर लेक इन महाराष्ट्र। तो रिसेंटली उसके बारे में भी एक करंट अफेयर है कि वो पिंक क्यों हो गया। प्लीज मेक श्योर यू गो थ्रू दैट करंट अफेयर एज वेल, इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ओके, सो दिस वाज अबाउट नियोवाइज। और नियोवाइज कब आया इंडिया के आसपास? इट टेक्स 6,800 years टू कंप्लीट वन लैप अराउंड ऑर्बिट, तो इट इज काइंड ऑफ रेयर। अब दूसरी बार ये जब आएगा तब पता नहीं हमारी कितनी जनरेशन, या तो फिर जनरेशन होगी या नहीं, वी डू नॉट नो। उसके बाद हमारा करंट अफेयर है, इट इज अबाउट RT-PCR टेस्ट। अब RT-PCR क्यों फेमस था? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कोविड-19 या तो फिर नोवेल कोरोना वायरस। तो जो कोविड-19 का जो पॉजिटिव एजेंट है उसको कहा जाता है SARS-CoV-2। दिस इज द वायरस। अब इट इज RNA वायरस। तो RNA वायरस क्या करता है? इट इन्फिल्ट्रेट्स इनटू द हेल्दी सेल एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग फॉर द सर्वाइवल। उसके सर्वाइवल के लिए उसको कोई हेल्दी सेल चाहिए, उसमें घुसेगा और वहां पे RNA को वो मल्टीप्लाई करता रहेगा, एंड दस हाउ इट कॉजेज द कोरोना डिसीज। अब RT-PCR में क्या करता है? वी डू आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस RNA, कि वो RNA मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, एंड दैट टू थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? एंड दिस इज नॉट और फील्ड ऑफ स्टडी, क्योंकि हमें साइंस में PhD नहीं करनी। वी जस्ट नीड टू नो द करंट अफेयर या तो फिर जनरल आइडिया अबाउट RT-PCR। और RT-PCR टेस्ट कहाँ पे होता है? जनरली इट टेक्स प्लेस इन रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का जो सब्सटेंस है SAR
SCOV2 RNA which generally present in a respiratory system. तो हमारे नोजल थ्रू या तो फिर हमारा जो यहाँ पे गला ऐसा पूरा हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका ट्रेसेस हमें मिल जाता है. एंड इन 25th करंट अफेयर वी विल सी अल्ट्रा स्वच्छ, सॉरी, pardon me, ultra swatch. It is a kind of a device. It is a disinfection device. हमने जैसा दिया था ना UGVI, तो it is similar to UGVI, but it is a kind of a closet developed by DRDO which helps in disinfecting पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विच इज कॉल्ड PPE किट. देन इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि मोबाइल हो गया, फैब्रिक, रुमाल वगैरह किसी ने हमने यूज किया, तो उन सभी को डिसइंफेक्ट करने के लिए ये पूरा यूनिट बनाया है. सो इट इज डेवलप बाय DRDO. देखिए ये क्लॉजेट जैसा है, उसमें PPE किट आप हैंग कर सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल रख दीजिए, शूज रख दीजिए, आपके हैंकरचिफ रख दीजिए, तो इससे वो पूरा डिसइंफेक्ट कर देगा. उसके बाद हमारा करंट अफेयर है, इट इज अबाउट OTT. OTT का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज. सो व्हाट इज इट? इट इज अ any online content provider that offers streaming media as a stand alone product. मतलब स्टैंड अलोन प्रोडक्ट मतलब क्या? आपको स्ट्रीमिंग मीडिया ही प्रोडक्ट की तौर मिल रहा है और उसके अंदर काफी सारे अलग अलग सब प्रोडक्ट्स होंगे. आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूवी लैंड कर रहे हैं या तो फिर सीरीज लैंड कर रहे हैं या तो फिर कोई और शो लैंड कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी लैंड कर रहे हैं. अलग अलग प्रोडक्ट वो नहीं दे रहे. वो क्या कर रहे हैं? इन सभी के कंबाइन होके एक स्टैंड अलोन प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट इज अ स्ट्रीमिंग ऑफ मीडिया. तो दिस इज कॉल्ड OTT. अब OTT क्यों फैशन में आया? बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. As such, all the theaters are closed down. So, what will be the resource of the entertainment? Then it will be OTT. तो जो हमारी Netflix है, Amazon Prime है, MX Player है, these all are called OTT, over the top media service providers. और कैपेबिलिटी क्या क्या होती है कि आपने एक का सब्सक्रिप्शन लिया तो आप मल्टीपल डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं. आपको एक बार ही पैसे खर्च करने हैं एंड यू कैन एक्सप्लोर थ्रू द थाउजेंड्स ऑफ मूवीज और सीरीज दे हैव provided in their server. 27th current affair, it is about AIM iCrest. तो अटल इनोवेशन मिशन. See, अटल इनोवेशन mission has joined hand with the Bill and Melinda Gates Foundation and वधवानी फाउंडेशन. तो उनके साथ उन्होंने एक इंक्यूबेटर बनाया है विद द कैपेबिलिटी ऑफ एनहांसमेंट ऑफ प्रोग्राम फॉर रोबस्ट इकोसिस्टम फॉर क्रिएटिंग हाई परफॉर्मेंस startup. Right now India is one of the country which is registering highest number of startups, but जितनी एंट्री हो रही है उतनी ही एग्जिट हो रही है. तो वी डू नॉट हैव सर्टेन स्टैंडर्ड्स विच आर सर्वाइविंग फॉर लॉन्गर टाइम. तो वी नीड व्हाट? वी नीड हाई परफॉर्मेंस स्टार्टअप्स. तो उसको क्या करना है? उसके लिए कैपेसिटी बिल्डअप करना है, उनको कोई टेक्नोलॉजिकल हेल्प करनी है, उनको मोटिवेशनल हेल्प करनी है. तो उन सभी के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन साथ में वडवानी फाउंडेशन के साथ अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग, इन सभी ने कोलैबोरेट करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है which will be technology driven and it will help the aspiring candidates to come up and start their startups and excel in the market economy. तो one more thing about this कि UPSC can ask such trivial question. ज़्यादातर ये trivial question पूछ लेती है. 100 में से 20 trivial question आपको दिख जाएंगे. जैसे पूछेगा कि recently AIM iCrest was seen in a news. अब यहाँ पे लिखा होगा कि it was related to medical services, it is related to cyber security, it is related to banking reforms and it is related to startups. तो आपको make sure you take the startup one option and do not make it wrong. So it will help you to fetch easy marks. In 20th current affair, it is about LiDAR. Recently, archaeologists are using LiDAR technology to continue their research amid global pandemic. अब पूरा लॉकडाउन हो चुका है, still they need to do continue the research and studies. तो उसके लिए वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? LiDAR टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. So what is it? It is a remote sensing method that uses light in form of pulsed laser to measure the ranges to earth. मतलब क्या? तो ये एक ऑब्जेक्टिव से लाइट एमिट करते हैं और वो कितने देर में लाइट वापस आती है, तो ये इससे उनका डिस्टेंस
वो नापते हैं कौन सी लाइट कहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, कैसी लाइट का डिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, या तो फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो रही है। तो उस हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, एक पूरा एक मैप बना रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, सो इसके साथ साथ हमारे जो भी हमारी सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट्स थ्रू जो भी डेटा मिलता है उनके साथ वो कंबाइन करके एक completely three dimensional information about shape of earth बना रहे हैं। Okay, so this is really important, lidar technology, and in this lidar technology they use light. Please remember they use light, and इसकी एक ड्रॉबैक है। क्या क्या ड्रॉबैक है कि इट कैनॉट परफॉर्म वेल इन फॉग। अब फॉग बीच में होगा तो वहां से रिफ्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियरली विजिबल नहीं होगा। रेन होगा, बहुत ही क्लाउडी होगा, तो भी ये दिक्कत आएगी। स्नोई वेदर है या फिर डस्टी वेदर है, तो कोई भी लाइट का माध्यम के बीच में जो भी आएगा, अगर उसका प्रेजेंस है तो लाइडर टेक्नोलॉजी उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। लाइडर के बाद करंट अफेयर है अबाउट परसिवरेंस रोवर। परसिवरेंस रोवर, it is done by NASA, and it will be third in this year in UAE's Hope, which we have seen, and China's Tianwen-1 spacecraft, and उसके बाद वो भी टारगेट कर रहे हैं Tianwen-2 spacecraft। तो ये किसके लिए है? It is again for the Mars, which will work out in, it will orbiter whole one Mars year। तो 1 Mars year कब होता है? तो 680 days of Earth, तब जाके वो 1 मार्स ईयर होता है। और वो कहाँ पे लैंड करेगा? जेजेरो क्रेटर पे। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड। शायद वो पूछ ले कि रिसेंटली परसिवरेंस रोवर वाज लॉन्च, एंड ये कहाँ पे लैंड करेगा, तो आपको एग्जांपल दिया जाएगा कि भाई फार साइड ऑफ मून, या तो फिर मार्स का जेजेरो क्रेटर, या तो फिर पोल ऑफ मून। तो यू डू नॉट गेट कंफ्यूज और यू क्लिक द करेक्ट आंसर। ओके, और उसके साथ ये रॉक्स, ये मार्स से रॉक एंड डस्ट सैंपल भी अर्थ पे ले आएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर वी हैव अर्पित। सो अर्पित स्टैंड्स फॉर एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ये एक ऐसा पोड इंडियन आर्मी ने बनाया है जो हायर लैटिट्यूड, हायर एल्टीट्यूड, रिमोट एरिया, आइसोलेटेड एरिया जो होंगे, वहां से कोई ऐसे क्रिटिकल पेशेंट होंगे कि जो इन्फेक्शन वाले डिसीज में है, या तो फिर बहुत ही ज्यादा उनकी क्रिटिकल कंडीशन खराब होगी, इनको सडनली आईसीयू की जरूरत है या वेंटिलेटर की जरूरत है, तो ये सारी फैसिलिटी ये एयरपोर्ट में अवेलेबल होगी। एंड इट इज मेड अप बाय इंडियन एयरफोर्स। इसमें मेडिकल रिसर्च का कुछ नहीं आता, या तो फिर डीआरडीओ भी नहीं आता। सो मेक श्योर कि आप ऐसे आंसर को गलत ना कर दे। लुक इट हियर, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे एक पीपीई किट जैसा भी एक उन्होंने प्रोटेक्शन के तौर पे रखा है। फिर यहाँ पे वेंटिलेटर एंड ऑल द इमरजेंसी रेस्क्यू सामान इसके अंदर फुल्ली लोडेड होगा। एंड इन नेक्स्ट करंट अफेयर वी हैव जीएमसीज। तो रिसेंटली महाराष्ट्र में कृषि संगठन ने ऐसा बोला है कि विदाउट इवन गवर्नमेंट अप्रूवल वी विल स्टार्ट ग्रोइंग सोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज, देन ब्रिंजल, देन सोयाबीन, और कॉटन तो होगा ही होगा। बट अभी दिक्कत क्या है कि इंडिया में सिर्फ बीटी कॉटन ही अलाउड है। और ये अलाउ कौन करता है? तो सबसे पहले ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये क्या करती है, ये किसी को भी कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड होगा उसको अप्रूवल देती है कि हाँ अब आप फार्मर्स उसको सो कर सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर आपको 5 साल अगर नहीं है और आपने इलीगली ऐसे कोई सीड को सोइंग करना चालू किया तो यू माइट लैंड इनटू 5 years ऑफ जेल, या तो फिर आपको 1 लाख तक जुर्माना भरना पड़ेगा अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ये कंसर्न क्यों है? बेनिफिट के बारे में अगर सबसे पहले हम बात करें तो बेनिफिट ये क्या क्या रहता है कि जब जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है तो उसका जो अंदर का डीएनए होता है वो पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाता है, कभी कभी ड्रॉट रेजिस्टेंट भी बन जाता है, वीड रेजिस्टेंट भी बन जाता है। तो आपको वीडिंग का खर्चा कैंसिल हो गया, फिर पेस्ट का खर्चा भी, मतलब पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे, वो खर्चा भी खत्म हो गया। एक्सेसिव इरिगेशन या तो फिर नई टेक्नोलॉजी लानी है, वो भी खर्चा आपका कम हो गया। देन इट कैन हेल्प यू टू रिड्यूस एनी काइंड ऑफ अमाउंट सिग्निफिकेंटली। तो ये सबसे पहला हमारा इकोनॉमिक बन जाता है। इवन दो इनिशियल कॉस्टिंग होगी जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए, साइंटिस्ट या तो फिर गवर्नमेंट को इनिशियल कॉस्टिंग देनी पड़ेगी, बट आफ्टरवर्ड फार्मर को उतना ज्यादा इनिशियल कॉस्ट के अलावा फार्मर को खुद बहुत ही ज्यादा कॉस्ट देनी नहीं पड़ेगी, और अल्टीमेटली फार्मिंग की जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस
हो जाएगी। एंड राइट नाउ दूसरा एक था कि गवर्नमेंट ने जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी होती है उन्होंने ट्रायल किए बिना, मतलब जो लेबोरेटरी लेवल का ट्रायल किए बिना उन्होंने फील्ड ट्रायल के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो काफी सारे ऐसे एक्सपर्ट्स है जिन्होंने ऐसा बोला कि अभी हमारे पास इनफ एविडेंसेस नहीं है, बट स्टिल गवर्नमेंट इज गोइंग अहेड विद द बीटी ब्रिंजल एंड वी डू नॉट नो व्हाट वुड बी द consequences ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या आ सकते हैं वी डू नॉट नो येट, क्योंकि हमारी स्टडी अभी इनकम्प्लीट है। मे बी ऐसा हो को हमारे जीन में मॉडिफिकेशन करना चालू करें, या तो फिर बायो मैग्निफिकेशन, सी बायो मैग्निफिकेशन, या तो बायो accumulation स्टार्ट हो जाए। ओके, प्लीज मेक श्योर यू नो बोथ द डेफिनेशन बायो accumulation एंड बायो मॉडिफिकेशन। ये एनवायरमेंट का पार्ट है एंड इफ यू नो द डेफिनेशन प्लीज राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन। Okay, so in next current affair we have Captain Arjun. Recently रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अपने स्टेशन पे एक ऐसा रोबो बनाया, रोबो इम्प्लीमेंट किया जो क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा सर्वेलेंस में हेल्प करेगा। इट विल बी इक्विप्ड विद अ मोशन सेंसर, 2 कैमराज, और वो दोनों कैमरा कैसे ऑपरेट होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत ऑपरेट होंगे। ओके, आप ये देख सकते हैं कि ये कैप्टन अर्जुन है जो रेलवे ने बनाया है। तो आपका टेम्परेचर वो यहाँ से, मतलब ये भले ही हाथ दिखाया है बट आपका टेम्परेचर यहाँ से फोरहेड से या तो फिर बैक स्किन से वो पता कर सकता है। और ऐसे जो ह्यूमन की सर्वेलेंस है उसके बेटर ये रोबोटिक सर्वेलेंस होगा। क्या होता है कि कभी कभी जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं वो अगर आपके कांटेक्ट में आ गए तो माइट दे कॉन्ट्रैक्टेड विद द कोरोना वायरस। तो ये कैप्टन अर्जुन विल बी रियली हेल्पफुल इन स्क्रीनिंग एंड सर्वेलिंग, इन डूइंग सर्वेलेंस इन टाइम्स ऑफ कोरोना वायरस। In next current affair we have GPAI. GPAI stands for Global Partnership on Artificial Intelligence। तो ये जो फॉरम है, ये जो मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, उसको इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है। सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग कि इंडिया ने उसको ज्वाइन कर लिया है और इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। ओके, in next current affair we have GPAI. It is really critical information and current affair for all of us, क्योंकि because India has joined as a founding member। क्या India has joined as a founding member of GPAI। GPAI stands for Global Partnership on Artificial इंटेलिजेंसी। ओके, और ये जो है वो एक इंटरनेशनल एंड मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। और कितने लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मैक्सिको वगैरह वगैरह वगैरह। आपको ये सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट याद रखने की जरूरत क्या है कि इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और दिस इनिशिएटिव एंड इट विल बी होस्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है OECD कंट्रीज। तो OECD विल होस्ट इट एंड इंडिया हैज जॉइंड एज अ फाउंडिंग मेंबर। सो इसके क्या क्या implications होंगे, तो बाय ज्वाइनिंग GPAI एज अ फाउंडिंग मेंबर इंडिया विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन अ ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं, 5G की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन विल बी लेड बाय ओनली एंड ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड बाय दिस India will give certain leverage to other countries and organizations whichever will be collaborated with. So with that what we will do, we will enable to access the latest technology across the globe और हमारा जो भी input होगा वो भी हम उसमें input करेंगे and ultimately it will help in growing आत्मनिर्भरता। क्या आत्मनिर्भरता। सो जो मेक इन इंडिया वाला पॉइंट है, स्किल इंडिया वाला पॉइंट है, या तो फिर डिजिटल इंडिया वाला है, तो इट विल हेल्प इन अचीविंग ऑल goals by year 2020। so this is a very welcome step, so make sure you remember this कि India is a founding member of GPAI। ऐसे trivial question UPSC पूछ लेती है। इन नेक्स्ट करंट अफेयर वी हैव फिफ्थ मैटर ऑफ स्टेट। सभी को पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा वो 4 मैटर है एंड चारों दोज आर अवेलेबल इन नेचर। तो ये हमें सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इट इज अवेलेबल इन नेचर। बट ह्यूमन ने 5वां सिंथेसाइज किया है, जो हिग्स बोसोन एक्सपेरिमेंट हुआ था, या तो फिर तो वो जो है दैट इज अ फिफ्थ मैटर। अब ये करंटली क्यों न्यूज है,
क्योंकि नासा ने अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इतने हायर लैटिट्यूड में ये पांचवा मैटर वहां पे क्रिएट किया है, तो वापस वहां पे क्रिएट किया है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट इज नेम्ड बिकॉज एक्सिस्टेंस वाज posited almost a century ago by Albert Einstein, the great scientist, and Indian great mathematician Satyendra Nath Bose। तो इन दोनों की हेल्प की वजह से फिर पता चला कि आगे क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, और इन दोनों के रिसर्च एंड नॉलेज या तो फिर कमेंट्री के ऊपर जाके हमने फिफ्थ मैटर ऑफ स्टेट सक्सेसफुली बना दिया है। लेट अस सी पहले कि व्हाट इज अ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज अ गैस कंप्राइज्ड ऑफ protons and free electrons, a proton and free electron, and with that it has very little charge or no overall electric charge, but still it is a highly electric, conductive and magnetic रिस्पॉन्सिव टू। अब मैग्नेटिक रिस्पॉन्सिव एंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव क्यों है? बिकॉज इट हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तो वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाता है, एंड दैट इज वाई ऑब्वियसली गैस के बाद प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा का भी कोई फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम नहीं होगा, और डेंसिटी कैसी होगी? लिक्विड एंड सॉलिड से काफी काफी कम डेंसिटी होगी, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन स्टेट मैटर इन यूनिवर्स अलॉन्ग विद द फोटॉन्स। And why photons is important? क्योंकि photons are responsible for light। ओके, फोटोन के साथ साथ अभी हम कौन सा ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं? वी आर मेकिंग ऑब्जर्वेटरी ऑफ न्यूट्रिनोज। ओके, न्यूट्रिनोज जो तमिलनाडु में हम बना रहे हैं 1.2 किलोमीटर 1.2 किलोमीटर की डेप्थ में, उसका भी करंट अफेयर हमने कवर कर चुके हैं। एंड प्लाज्मा कैसे क्रिएट होता है? तो ऑन अर्थ प्लाज्मा नेचुरली अकर्स विद लाइटनिंग और अरोरा, जैसे जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ सोलर फ्लेयर्स कोलाइड होती है, तो वहां से प्लाज्मा का क्रिएशन होता है। बट प्लाज्मा का क्रिएशन ह्यूमन कैसे कर सकता है? तो वी हैव टू हीट दी गैस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो सडन हीटिंग के साथ गैस का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? प्लाज्मा में हो जाएगा। इन नेक्स्ट करंट अफेयर वी हैव स्पाईवेयर और स्टॉकरवेयर। तो स्पाईवेयर और स्टॉकरवेयर क्या है? एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ अ वायरस जो आपकी सिस्टम में घुस सकते हैं, एंड इट हैज गेन्ड वेरी बिग ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। पैंडेमिक में ट्रैक्शन क्यों ऐसा आ सकता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वर यूजिंग Amazon प्राइम या तो फिर नेटफ्लिक्स या इंस्टाग्राम, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा 70% 60% ऑफ द टाइम किस में जा रहा था? एंटरटेनमेंट में, या तो फिर मोबाइल फोन में, या गेमिंग हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। दैट पर्टिकुलर सिचुएशन गिव वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर दिस काइंड ऑफ मलेशियस प्रोग्राम टू एंटर इन आवर सिस्टम। आपको कोई लुभावनी ऐप, कोई नोटिफिकेशन आएगी कि प्लीज क्लिक हियर एंड विन 1000 रुपी, आपके दोस्त ने ये जीत लिए है, या तो कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा कि आपने कोई लकी लॉटरी जीती है, प्लीज मेक श्योर यू क्लिक हियर एंड एंटाइटल योर एंटाइटलमेंट्स। तो आप जब वहां पे क्लिक करते हो तो आपके अंदर स्पाईवेयर और स्टॉकवेयर आ जाते हैं। ओके, तो spyware and stalkware are like viruses and other malwares which infects the device that are connected to internet। so सबसे पहली यहाँ पे प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी कनेक्टेड टू इंटरनेट। अगर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो फिर आपका डेटा कहीं और जाएगा नहीं। एंड इट कैन बी डिटेक्टेड बाय एंटीवायरस, बट समटाइम्स सम स्मार्ट स्पाईवेयर ऐसे डिजाइन किए गए होते हैं कि जो हमारे मेन स्ट्रीम एंटीवायरसेस जैसे कि नॉर्टन हो गया या एवीजी हो गया, उसके रडार में नहीं आते और मिसगाइज करके आपके सिस्टम के अंदर ही रहते हैं। एंड दैट्स हाउ व्हाट दे डू, दे ट्रैक ऑल योर डेटा एंड सेंड दिस डेटा टू दी पर्सन हु हैज इंस्टॉल्ड या तो फिर हु हैज इग्नाइटेड दिस स्पाईवेयर और स्टॉकवेयर। And the main, see, apart from internet, the second requirement is like physically access to digitally connected device। अब मैं यहाँ से जब तक उसमें क्लिक नहीं करूंगा तब तक ये हम मेरे में इंस्टॉल नहीं होगा। इवन तो नोटिफिकेशन आती रहेगी, बट जब तक मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक नहीं करूंगा तब तक ये स्पाईवेयर या तो स्टॉकरवेयर कोई भी मेरी सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा। तो हमें इंस्टॉल करने के लिए ह्यूमन इंड्यूस्ड कोई एक्टिविटी चाहिए और साथ में इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए। तो शायद यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि स्पाईवेयर एंड स्टॉकवेयर गेट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड द मोमेंट यू कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। प्लीज मेक श्योर कि आप ये छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान रखें। इन नेक्स्ट करंट अफेयर we have non-personal data and personal data। so recently 2019 में
गोपाल कृष्णन के अगुवाई में एक कमेटी गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी एंड ही इज द को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। तो ये जो कमेटी फॉर्म की थी उन्होंने एक डेटा रिलीज किया है, एक पूरा सर्वे दिया है। तो सर्वे में उन्होंने ऐसा बोला है कि गवर्नमेंट को नॉन पर्सनल डेटा को मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी बनानी चाहिए। जो अथॉरिटी क्या करेगी कि कोई प्राइवेट कंपनी होती है, उनको किसी का भी डेटा यूज करना है बट इट मस्ट बी नॉन पर्सनल डेटा, खुद के ग्रोथ के लिए या तो फिर बेटर कंज्यूमर डिलीवरी के लिए, तो वो यूज कर सके। उसके लिए एक फ्रेमवर्क और पूरी गाइडलाइन के साथ उन्होंने स्टडी रिलीज की है। So let us see what is non-personal data. So non-personal data is any set of data which does not contain any personal identifiable information. मतलब कि आपका नाम उस पर नहीं होगा। Yes, it might have your height, your weight, योर एड्रेस, बट आपका नाम और एड्रेस दोनों साथ में नहीं हो सकता। ऐसा पता चल सकता है कि एक एक्स एरिया है, उसमें 40% मुस्लिम रहते हैं, 60% हिंदू रहते हैं। तो आपको वहां पे जाके क्या क्या डिलीवरी करनी है, यहाँ पे क्या डिलीवरी करनी है, जैसे कोई फेस्टिवल ईद आ गया तो यहाँ पे जाके वो कोई एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। दिवाली आ गई तो यहाँ पे हिंदू के एरिया में जाके वो कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते वो टारगेटेड डिलीवरी या तो फिर जो भी स्टार्टअप है या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है उनके लिए हेल्प में कैसे आ सकता है, उसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क बनाने की हमें जरूरत है। ऐसी स्टडी उन्होंने बाहर निकाली है। जैसे कि एग्जांपल ऐसा है कि आपने कोई फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर दिया, तो उसके अंदर आपका नाम भी होगा, आपका एड्रेस भी होगा, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी होगी, आपने क्या ऑर्डर दिया, आपने कौन से टाइप का ऑर्डर किया, प्योर वेज दिया, नॉन वेज दिया, वॉटेवर, तो वो सारी चीजें वहां पे होगी। अब उसमें से सिर्फ आपका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर वो दोनों हटा दिया जाए तो वो कैसा डेटा बन जाएगा? इट विल बिकम नॉन पर्सनल डेटा विच हैज एड्रेस। मतलब एक घर में एक वीक में 2 बार बाहर से खाना आता है और वो भी किस क्यूजीन आता है वो लोग ट्रैक कर सकते हैं। देन बी घर में कैसे खाना, तो पूरी लोकालिटी में कैसा है, सेट ऑफ लोकालिटी का जो ओवरव्यू होता है, कैसे एक सर्वे कह सकते हैं। तो दैट इज अ नॉन पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा शुड बी मॉनिटराइज्ड और उसको गवर्नमेंट ने एक अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। और जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, छोटी छोटी कंपनी है, उनको वो यूज करने के लिए एंटाइटलमेंट देनी चाहिए। ओके, तो गवर्नमेंट हैज क्लासिफाइड डेटा एज ए नॉन पर्सनल डेटा इन 3 मेन कैटेगरी। तो एक होता है पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा। तो ऑल डेटा कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, कैसा कैसा, सेंसस, टैक्स रिसीप्ट्स, एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग पब्लिक फंडेड वर्क। इसमें से आपका नाम नहीं होगा। सिर्फ कभी कभी रिसिप्ट में आपका नाम हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि आपका फोटो भी अंदर होगा। अगर फोटो और नाम दोनों अंदर है तो वो पर्सनल डेटा बन जाता है। देन कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा, कि एनी काइंड ऑफ अ डेटा विच हैज अ सेट ऑफ अ पीपल इन अ सेम ज्योग्राफी, जैसे कि सेम लोकेशन हो, सेम रिलीजन हो, सेम जॉब हो, कि एक लोकेलिटी है वहां पे सभी लोग कैसे है कि कंप्यूटर की जॉब करने वाले हैं, कंप्यूटर फील्ड वाले। अब सारे कंप्यूटर फील्ड वाले हैं तो वहां पे किस तरह से एडवर्टाइजमेंट देनी है, वहां पे किस तरह से टारगेटेड डिलीवरी करनी है, तो इट माइट हेल्प दीज कंपनीज। और तीसरा आता है प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा। तो दोज प्रोड्यूस्ड by individual which can be derived from application और proprietary software और knowledge। जैसा कि अभी हमने बात की कि फूड डेटा वाली, अगर आप जोमेटो पे लॉग इन करते हैं तो आपके अंदर आपका नाम भी होता है, फोटो भी होता है, एड्रेस भी होता है, सब कुछ चीजें होती है। तो वहां पे आपका नाम निकाल देना है, देन आपका कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सारा निकाल देना है। तो वो अगर आपने निकाल दिया तो वो पूरा कैसा हो जाएगा? आपका नॉन पर्सनल डेटा हो जाएगा। ओके, तो सजेशन क्या था कि फॉर्मुलेट अ सेपरेट लेजिस्लेशन टू गवर्न नॉन पर्सनल डेटा। उसके लिए एक अथॉरिटी बना दीजिए, नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी, जो सारा रेगुलेशन करेगी, कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना, वो सारा ये बताएगी। एंड डेटा इज ट्रीटेड एज एन एसेट, क्योंकि अभी जो एज ऑफ इंफॉर्मेशन है वहां पे सबसे बड़ा एसेट क्या है? डेटा। कोल्ड वॉर में भी सबसे बड़ा एसेट क्या था? डेटा एंड इंफॉर्मेशन, एंड विच शुड बी मोनेटाइज्ड। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट फ्री में डेटा सभी को दे दे, गवर्नमेंट को भी वहां से कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ओके, एंड इट विल हेल्प
स्मॉल स्टार्टअप्स, क्योंकि क्या होता है कि कभी ओपन कंपटीशन में जो प्राइवेट कंपनीज डेटा रखती है उनका प्राइस वो बहुत ही ज्यादा लेते हैं, तो जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं वो इतना डेटा खरीद नहीं पाते, तो वो लिमिटेड ही रह जाते हैं। तो बड़े स्टार्टअप्स या तो फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट वाले बहुत आगे रह जाते हैं, एंड छोटे इन्वेस्टमेंट वाले वहां का वहां ही रह जाते हैं। तो हम एक कॉमन लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। And with that, we have another current affair which is aligned, that is data localization. Recently, one of the person has filed a plea in Delhi High Court कि गूगल पे ने अपना जो डेटा है वो यूपीआई के गाइडलाइन के हिसाब से स्टोर नहीं किया, एंड इट हैज स्टोर्ड ना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तो सबसे ज़्यादा ये कंसर्न की बात क्यों हो गई है? बिकॉज डेटा लोकलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों डेटा लोकलाइजेशन इंपॉर्टेंट है? ड्यू टू डेटा प्राइवेसी, डेटा सोवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ अ कंट्री। अब हमारे पूरे डेमोग्राफी का डेटा अगर किसी के पास होगा, बैंक अकाउंट का डेटा होगा, तो सारे जो भी डेटा है, देर आर चांसेस कि कल को कोई और ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आ गया जो एंटी सोशल एक्टिविटी करता है, या तो वहाँ पे हैकिंग हो गई, कुछ भी हो गया, देन दिस कंपनी विल से नथिंग। और जवाब हमें किससे लेना पड़ेगा? गूगल पे से लेना पड़ेगा। अगर गूगल पे खुद के ही सर्वर में डेटा को स्टोर कर रही है, देन इट विल बी अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ यूपीआई। अब दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि इंडिया में जो भी है कन्वेंशन, इंडिया के कन्वेंशन के हिसाब से पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो है, जैसे कि गूगल पे हो गया, अमेजोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, उनको अपने जो भी डेटा है वो पूरे खुद के सर्वर में इंस्टॉल करना है, और खुद के सर्वर में तो सही, बट इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही स्टोर करने हैं। अगर इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर उन्होंने सेव किया, देन इट विल बी नॉट कॉल्ड डेटा लोकलाइजेशन। और हम किसके बारे में बात करें? डेटा को लोकली सेव करने के लिए जो भी आपका फिजिकल चीज है वो डेटा इंडिया में ही रहना चाहिए। बट विद द एज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, अब जो हमारा डेटा है वो पूरा कहाँ पे स्टोर होता है? क्लाउड में स्टोर होता है। तो वहाँ पे किसकी जुरिस्डिक्शन लगेगी? इट इज़ इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन, इंडियन जुरिस्डिक्शन। गूगल अगर अमेरिका से बिलोंग करते तो अमेरिकन जुरिस्डिक्शन, दैट वी डू नॉट नो। सो दैट इज़ वाई जो भी डिस्प्यूट अगर होगा, तो ये जो कन्फ्लिक्ट या जुरिस्डिक्शन का डिस्प्यूट होगा वो कैसे हम उसको सॉल्व कर पाएंगे? तो उसके लिए भी एक हमें इंटरनेशनल कन्वेंशन की जरूरत है। दैट इज द करंट अफेयर। उसके बाद हमारा करंट अफेयर है, इट इज अबाउट काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। अब काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन हैज अचीव्ड क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी मतलब क्या? कि उसने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया है, उसने न्यूक्लियर से एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। दैट इज कॉल्ड अचीविंग क्रिटिकलिटी। यहाँ पे क्रिटिकलिटी मतलब ऐसा नहीं कि वो टूटने लगा है या तो फिर वो डिफंक्ट हो गया है, नहीं। यहाँ पे क्रिटिकलिटी मतलब पॉजिटिव न्यूज दैट इट हैज स्टार्टेड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस इज द ऑब्वियसली बिगेस्ट डे ऑफ, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट डे इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। So, what is the criticality? Criticality is said to be a position when nuclear fuel inside a reactor sustains a fission chain reaction. और ये जो फिशन चेन रिएक्शन है उसमें से ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वही एनर्जी दूसरे सारे सीरीज ऑफ चेन रिएक्शन करने के लिए सफिशिएंट हो जाए। तो पहले ए प्रोसेस चालू हुई, फिर उससे मिली एनर्जी से बी प्रोसेस सस्टेन होती है, बी से मिली एनर्जी से सी प्रोसेस सस्टेन होती है, सी से डी, एंड वापस डी से ए। तो ये ऐसी पूरी साइक्लिक चेन रिएक्शन सपोर्ट करे उतना हमने एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द पावर जनरेशन। और जब हम ये पावर जनरेशन के लिए सस्टेनेबिलिटी हासिल कर लेते हैं, देन this state is called criticality of particular atomic power plant. And in normal term, अगर हमें layman term में बोलना है, तो the power plant reach the normal operating condition of a reactor, जहाँ पे अब यहाँ से पावर जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम कनाडा से अगर न्यूक्लियर यूरेनियम इंपोर्ट किया है, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया है, या तो फिर थोरियम का हम थर्ड स्टेज में यूज करेंगे, उसके साथ हमारी एनर्जी जनरेशन या तो फिर पावर जनरेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड वाई इट इज़ अ सिग्निफिकेंट? बिकॉज दिस पावर स्टेशन इज द बिगेस्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट
हमने 1993 में एक यूनिट बनाया, देन 1995 में दूसरा यूनिट बनाया, और दोनों यूनिट वाज बिल्ड अप विद द हेल्प ऑफ कैनेडियन टेक्नोलॉजी। तो ये जो दो सबसे पहले हमने यूनिट बनाए, दे वर नॉट इंडिजीनियस, बट द थर्ड यूनिट which is still operate which is in a Kakrapar, it is a completely indigenous. Okay, so this is the important thing. Now what is the pressurized heavy water reactor? उसके बारे में आपको बहुत पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बट उतना याद रखना कि उसमें हैवी वाटर का यूज होता है। ओके, और हैवी वाटर मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या तो फिर उसको D2O कहते हैं, वो वाटर हैवी होता है, तो उसको कूलेंट की तरह या और मॉडरेटर की तरह उसको यूज किया जाता है। अगर आप न्यूक्लियर के बारे में और ज्यादा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मॉडरेटर और कूलेंट का रोल है, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन में हीट बहुत ही ज़्यादा जनरेट होती है, और हीट को मॉडरेट करने के लिए, पूरे एनवायरनमेंट को मॉडरेट करने के लिए कोई हमें लिक्विड चाहिए जो पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर ले। एंड हैवी वाटर कूलेंट इज केप्ट अंडर प्रेशर अलाउइंग टू बी हीटेड टू हायर टेम्परेचर विदाउट बॉइलिंग। ओके, तो इसको प्रेशराइज्ड सिचुएशन में ऐसा होता है कि ये बॉयल होना स्टार्ट नहीं हो जाता, बस गर्म होता रहता है, और जो एक्सेसिव हीट है पूरे एनवायरनमेंट की वो सोकअप कर लेता है। ओके, तो इंडिया का सबसे पहला स्टेज 1 देखते हैं। तो स्टेज 1 क्या होता है कि हमें नेचुरल यूरेनियम से पावर जनरेट करना है। स्टेज 2 में क्या करना है, प्लूटोनियम और नेचुरल यूरेनियम दोनों को मिक्स करके, और साथ में थोड़ा थोड़ा हमें थोरियम भी इंट्रोड्यूस करना है। एंड थर्ड जो होगा, थर्ड में हम यूरेनियम एंड थोरियम को मिक्स करेंगे, और थोरियम से धीरे धीरे हम थोरियम का प्रोपोर्शन बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसा हमारा स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो किसने पूरा एनविसाज किया था? इट वाज एनविजन्ड बाय डॉक्टर होमी भाभा। फाइनल, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, इट इज अबाउट चाइनीज नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो रिसेंटली चाइना ने अपना एक नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम का पूरा कॉन्स्टलेशन खत्म किया। ओके, तो उसका नाम क्या दिया? BDO। अब ये जीपीएस की तरह ही पोजीशनिंग एंड नेविगेशन प्रोवाइड करेगा, बट जीपीएस में 2.2 मीटर तक एक्यूरेसी मिलती है, और यहाँ पे 10 मीटर के अराउंड एक्यूरेसी मिलेगी। तो जीपीएस इज स्टिल शार्पर देन चाइनीज नेविगेशन सिस्टम, बट चाइना ने इंडिविजुअली खुद पे इंडिजीनियसली ये डेवलप करके दिया है। अब दूसरे कौन से वर्ल्ड में प्रेवलेंट? दैट इज फर्स्ट जीपीएस यूएस गवर्नमेंट ने बनाया, बट उसको ऑपरेट कौन कर रहा है अभी? यूएस एयरफोर्स। देन रसिया का है, उसको कहा जाता है ग्लोनास। देन यूरोपियन यूनियन का है गैलीलियो। इंडिया का है नाविक। ओके, तो इंडिया का जो नाविक है वो जीपीएस की तरह ही वर्क करता है, बट इन अ मिनिएचर पोजीशन। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है, हमारा जोग्राफिकल एरिया है, वहां पे 1500 किलोमीटर की रेडियस में ही वो ऑपरेट करता है, पूरे वर्ल्ड को अभी कवर नहीं करता, बट समडे वी विल अचीव दिस क्रिटिकलिटी टू। उसके बाद हमारा करंट अफेयर है, इट इज अबाउट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ओके, अब 2018 के जो हमारा वेट लिफ्टिंग के सिल्वर मेडलिस्ट है, उनका नाम है प्रदीप सिंह, हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो डोपिंग में इलीगल है, तो एंटी डोपिंग टेस्ट जब भी होगा और आपके टिश्यू में या फिर ब्लड में ये स्ट्रीम पाई जाएगी, देन यू विल लैंड इनटू कंट्रोवर्सी, या फिर बैन भी हो सकते हैं, या तो फिर कोई भी पेनल्टी आप पे लग सकती है। एंड इट इज नोन टू इंक्रीज मसल मास, स्ट्रेंथ एज वेल एज टिश्यू रिपेयरिंग इफेक्ट। अब कभी भी बहुत ही ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग कर ली, बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर ली, तो देयर विल बी चांसेस कि आपके काफी सारे मसल टीयर हो जाए, और जब ये आप ऐसे हार्मोन को इम्प्लीमेंट करोगे आपके बॉडी में, तो आपके अंदर रिपेयरिंग बहुत ही फास्ट हो जाएगा, आपके मसल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा सुपर ह्यूमन जैसी स्ट्रेंथ भी स्टार्ट हो सकती है। एंड इट इज यूज्ड एज अ डोपिंग एजेंट इन अ पावर एंड एंड्योरेंस स्पोर्ट्स, जैसे कि स्प्रिंट मारनी हो, या तो फिर क्रिकेट खेल रहे हो अभी काफी, फुटबॉल जहाँ पे 90 मिनट तक आपको भागते रहना है, तो तब ये बहुत ही फेमस हो जाता है किसी को। मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली फेमस, बट इट इज अ इनफेमस। तो ये क्या करता है? तो इट इज अ जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, नेचुरली इट इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एट द बेस ऑफ योर ब्रेन, बट हम इसको आर्टिफिशियली इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो ये हार्मोन है उसका एक्सेसिव हमारी बॉडी में हो जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इट इज अबाउट ITER,
International Thermonuclear Experimental Reactor. Recently, after 35 years of brainstorming and planning and gathering the funds and making certain people to collaborate into particular program, तो ये जो इंटरनेशनली हम पूरा बना रहे हैं तो उसकी असेंबली स्टार्ट हो गई है सबसे पहली बार. नाउ इट विल टेक 5 years to start functioning and it will be the first fusion device to maintain fusion for longer period of टाइम. अब क्या होता है चलो देखते हैं. तो सबसे पहले इट इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट. अब मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? तो जनरली जो हम यहाँ पे प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो प्रोसेस कैसी होगी? सन या तो फिर स्टार में होने वाली प्रोसेस को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे जहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्प्ट मिक्स होते हैं और एक हीलियम एटम बनाते हैं, हेवियर हीलियम एटम बनाते हैं. एंड विद दैट प्रोसेस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है और ये एनर्जी का यूज हम एक प्रोडक्टिव या तो फिर क्रिएटिव एनर्जी में यूज करेंगे. जो हम फोसिल फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं कि फोसिल फ्यूल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है तो फिर ये बहुत ही बड़ा हेल्प करेगा. और ये कहाँ पे बिल्टअप हो रहा है? तो इट इज बिल्टअप इन साउथ फ्रांस. फ्यूजन एनर्जी इट इज अ सोर्स ऑफ सन एंड स्टार एज वी हैव ऑलरेडी सेड कि 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कोलाइड करते हैं और वो एक हेवियर हीलियम बनाते हैं, रिलीज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द कंप्लीट प्रोसेस. बट ये प्रोसेस कंप्लीट ऐसे ही नहीं होती. इट नीड्स 3 काइंड ऑफ अ सिचुएशन. एक तो वेरी हाई टेम्परेचर, 150 मिलियन सेल्सियस जितना हाई टेम्परेचर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, दैट टू इन अर्थ, ऑन अर्थ. देन सफिशिएंट प्लाज्मा पार्टिकल. अब सफिशिएंट प्लाज्मा पार्टिकल नहीं होगा तो फिर कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा तो फिर संयोजन या तो फिर फ्यूजन नहीं होगा और एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज नहीं हो पाएगी. एंड साथ में सफिशिएंट कन्फाइनमेंट टाइम. हमें ऐसा टाइम भी चाहिए, मतलब फटाफट टाइम पे भी ये संयोजन हो जाना चाहिए. अदरवाइज प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा गैस से भी रिएक्टिव होता है तो वो धीरे धीरे एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर एक्सपांड होना स्टार्ट हो गया तो फिर कोलिजन नहीं हो पाएगी. अगर एक्सपांड हम होने से पहले ही कोलिजन को हम प्रॉपरली हैंडल कर ले देन इट विल बी रियली गुड फॉर अस. ओके, सो उसके बाद करंट अफेयर है हमारा स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम. तो रिसेंटली अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग ने डेल टेक्नोलॉजी के साथ कोलोबरेट किया है और डेल के अंदर स्टूडेंट्स को वॉलंटियरिंग के लिए वो हेल्प करेंगे. एंड दे विल हेल्प इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, पेटेंटिंग ऑफ आइडिया, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स एज वेल. साथ में मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा एज वेल एज उनको कोई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उसके लिए फंड हो चाहिए स्टार्टिंग, या तो फिर टेक्नोलॉजिकल एडवाइस चाहिए या आफ्टर मार्केटिंग एडवाइस चाहिए, वो सारी चीज़ भी यहाँ पे मिलेगी. एंड SEP प्रोग्राम जो हमारा है लोकल लेवल पे स्टार्ट हुआ था 2019 में, बट अब हम उसको SEP 2.0 बना रहे हैं और उसको बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल जायंट्स है, उन सभी को इसमें कोलैबोरेट करने का ट्राई कर रहे हैं. एंड इट विल बी डन बाय अटल टिंकरिंग लैब्स. तो आपको स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब्स बनानी पड़ेगी जहाँ पे स्टूडेंट 8th या 9th स्टैंडर्ड से ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं. वहाँ पे आप अटल टिंकरिंग लैब सेटअप कर सकते हैं और उस हिसाब से आप स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उसके बाद हमारा करंट अफेयर है इट इज अबाउट निंजा UAV. निंजा UAV स्टैंड्स फॉर अनमैन्ड एरियल व्हीकल. अनमैन्ड एरियल व्हीकल. ओके, तो ये क्या होगा? ये एक निंजा जैसा होगा, मतलब ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड शार्प होगा जैसे कि निंजा गाइस होते हैं. एंड इट विल कवर लार्ज एरिया इक्वली. जहाँ पे हमें 10 पर्सनल चाहिए होते हैं वहाँ 10 की जगह ये एक ड्रोन ही काम करेगा. तो हमारा जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे. सिर्फ सर्वेलेंस के लिए अगर उनको निगरानी रखने के लिए ही करना पड़ता है तो वहाँ पे हमारा ह्यूमन पावर जो है पोटेंशियल वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारा वेस्ट होता है, जिसको हम रीडायरेक्ट करके कहीं और अच्छे से क्रिएटिव वे में हम उसको यूज़ कर पाएंगे. एंड इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बाय इंडियन रेलवेज. सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर कि UAV जो निंजा UAVs है वो किसने इंस्टॉल किए हैं? इंडियन रेलवेज. उसके बाद हमारे पास करंट अफेयर है इट इज अबाउट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट. रिसेंटली इंडियन ऑयल एंड NTPC ने दिल्ली गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है जहाँ पे दिल्ली की ओखला लैंडफिल है उसके आसपास वेस्ट टू
एनर्जी प्लांट वो बनाएंगे। अब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एक गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होगा, जहाँ पे जो भी वेस्ट होगा उनका कन्वर्जन किस में किया जाएगा, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस में किया जाएगा, और वो उसके साथ साथ जो भी और गैसेस निकलेंगे उन सभी से हम एक सिंथेसाइज्ड गैस, या तो फिर उसका शॉर्ट फॉर्म है सिन गैस, बनाया जाएगा। तो जो ये हमारा सिन गैस होगा वो एक फ्यूल की तरह भी काम आएगा। वो जो प्लांट है, प्लांट में जो फ्यूल चाहिए हमें प्लांट को कंटिन्यूअसली वर्किंग रखने के लिए, तो ये सिन गैस उसमें यूज होगा। और जो दूसरा एक्सेसिव सिन गैस है वो सारा एनर्जी डेवलपमेंट में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज इट इज अलाइंड विद सतत इनिशिएटिव। अब सतत इनिशिएटिव स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कैसा एंगल आता है हम देखते हैं। तो ये जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस होगा वो किस में यूज होगा, वो व्हीकल में यूज होगा, साथ में नॉर्मल एनर्जी जनरेशन में भी होगा। तो वी हैव टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो जो हमारा क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस है उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होती जाएगी, और ये सीधा ऐसे काफी सारे अगर ऑल ओवर अक्रॉस द इंडिया हमने ऐसे प्लांट बनाने चालू कर दिए, देन इंडिया विल बिकम मोर एंड मोर सेल्फ रिलायंट एज फार एज द एनर्जी इज कंसर्न्ड। तो उसके साथ उसके दूसरे क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला, इट विल क्रिएट रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। साथ में इट विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन। जितना वेस्ट कम उतना पॉल्यूशन कम होता जाएगा, तो वहां से निकलने वाले जो जहरीले गैस होंगे वो कम होते जाएंगे। कहीं लैंडफिल के ऊपर बहुत ज्यादा कचरा बढ़ गया और वो कचरा हैजार्डस हुआ, तो शायद वहां से लीचिंग होते होते ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेट हो सकता है, आसपास की लैंड कॉन्टामिनेट हो सकती है। तो वी कैन काउंटर ऑल ऑफ दिस विद द सोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड वेस्ट। साथ में फार्मर्स के लिए भी एडिशनल रेवेन्यू क्रिएट होगी। जो फार्मर का जितना भी वेस्ट होगा वो भी ये लोग परचेस करेंगे और उसका कन्वर्जन सिन गैस में किया जाएगा। साथ में एक एंटरप्रेन्योरशिप को ये बूस्ट करेगा, एक नया ही फील्ड ओपन कर देगा। तो यहाँ पे हम इंजीनियरिंग या तो फिर और कोई जो टेक्निकल फील्ड वाले लोग हैं उसको यहाँ पे एंगेज कर पाएंगे इन फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। कैसे रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, कि जनरली हम लैंडफिल्स को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में कन्वर्ट करना है तो हमें जमीन, बहुत ही बड़ी जमीन चाहिए। अब इतनी बड़ी जमीन अगर हम सिटी एरिया में या तो फिर अर्बन एरिया में लेने जाएंगे तो इट विल बी रियली रियली कॉस्टली। इफ वी मूव टू रूरल एरिया तो वहां पे जमीन हमें सस्ते भाव में मिल सकती है, और सस्ते भाव में मिल सकने के साथ साथ अगर हमें जो अनस्किल्ड लेबर चाहिए वो भी वहां से मिल सकता है, और स्किल्ड लेबर चाहिए तो हम कुछ गांव के लोगों को स्किल्ड भी दे सकते हैं। तो ऐसे हम रूरल इकोनॉमी को भी बूस्ट अप इससे कर सकेंगे, एंड सडनली इट विल हेल्प अस इन अचीविंग क्लाइमेट गोल एज वेल। ये तो उसका हिडन बेनिफिट है ही है। सिन गैस के बारे में देख लेते हैं। तो सिन गैस का फुल फॉर्म है सिंथेसिस गैस। इट इज अ फ्यूल गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग प्राइमरीली ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वेरी ऑफ्टन कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। तो ये जो सिंथेटिक गैस है, वैसे तो कहीं पे हमें नेचुरली बहुत ही ज्यादा अकर हो जाता है, बट इसको हम अपने हिसाब से सिंथेसाइज करेंगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंथेटिक नेचुरल गैस। फेयर इनफ। तो आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस। उसके बाद हमारा करंट अफेयर है, इट इज माय गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क। तो इसने अभी बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी एंड पीपल चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर, ये 2 अवार्ड इसने पाए हैं। और ये अवार्ड उसको कहाँ पे मिले, तो इन अ कॉग एक्स सेरेमनी। व्हाट इज अ कॉग एक्स? तो कॉग एक्स अवार्ड्स आर गिवन फॉर द बेस्ट ऑफ बेस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड। जो सोसाइटी को हेल्प कर सके, ऐसे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तो फिर कोई और टेक्नोलॉजी का यूज किया है तो ये पर्टिकुलर अवार्ड उसके लिए उसको मिलते हैं। एंड टेक्निकली इट इज वॉन बाय माय गवर्नमेंट्स टेक्निकल पार्टनर विच इज जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज। तो उनको मिला है। तो रिसेंटली जो भी हमारा हेल्प डेस्क बना वो माई गो जो हमारा पोर्टल है प्लस जियो हैप्टिक दोनों ने मिक्स होके बनाया है, और जियो हैप्टिक को उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए ये दोनों अवार्ड मिले हैं, विच इज रियली गुड थिंग। उसके बाद हमारा 45th करंट अफेयर है, इट इज अबाउट एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय SERB, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड।
कभी कभी हमें जो फैंसी नाम दिख जाते तो हम क्या बोलते थे, इसने किसको स्टार्ट किया होगा, नीति आयोग ने स्टार्ट किया होगा। बट ये मिस्टेक यहाँ पे मत करना, इट इज नॉट स्टार्टेड बाय नीति आयोग, इट इज स्टार्टेड बाय SERB। एंड इसका एम क्या है, टू गिव मोर थ्रस्ट टू एनकरेजिंग हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च and preparing scientific manpower which can lead in research career and knowledge based economy। अभी इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड राइज पे है, अप टू 2041 हमारा पीक पे पहुंच जाएंगे हम। तो उस टाइम पे हम डेमोग्राफी का कैसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिएटिव वर्क, नॉलेज बेस्ड फील्ड या तो फिर रिसर्च फील्ड में एंगेज करना पड़ेगा, ताकि जो दुनिया ओल्डर होती जा रही है और इंडिया यंगर होता जा रहा है, तो जो बीच का गैप है वो इंडिया अच्छे से फुलफिल कर सके, वैसा मैन पावर हमें बनाना है। एंड दिस एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम विल हेल्प इन क्रिएटिंग सच एनवायरमेंट अक्रॉस द इंडिया। उसके कंपोनेंट है, इट इज वन अभ्यास। तो अभ्यास किसके लिए है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन एंड PhD स्टूडेंट को स्किल और सिलेक्टेड एरियाज में क्या क्या नया डेवलपमेंट है और उस डेवलपमेंट में कैसे वो वही डेवलपमेंट को कैपिटलाइज कर सके, उसकी हेल्प के लिए ये हम अभ्यास का जो कंपोनेंट है उसको यूज करेंगे। साथ में उसके अभ्यास में भी दो कंपोनेंट है, एक है वर्कशॉप और दूसरा है इंटर्नशिप। वर्कशॉप का नाम दिया है कार्यशाला, और इंटर्नशिप जो हमारी रिसर्च इंटर्नशिप होगी उसका नाम दिया है हमें रितिका। तो ये स्टेटमेंट के तौर में पूछ सकते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, इट हैज स्टार्टेड बाय नीति आयोग। सेकंड दिया जाएगा, इट विल कोलैबोरेट विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड स्टेटमेंट दिया जाएगा कि इट हैज सर्टेन कंपोनेंट कॉल्ड विकास, कॉल्ड अच्छे दिन। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये तीनों स्टेटमेंट इसके गलत है। फाइन, तो इस हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा MCQ को क्लियर कर सकोगे। उसके बाद हमारा 46th करंट अफेयर है, इट इज अबाउट बेरूत ब्लास्ट। तो रिसेंटली बेरूत में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हमें देखने मिला और पूरा वर्ल्ड एक कंसर्न हो गया था कि ये किसकी वजह से हुआ, इज इट मैन मेड एरर, या तो फिर हमारे नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, या तो फिर कोई और एंगल बन रहा था। तो थोड़ी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये किसकी वजह से हुआ था, बिकॉज ऑफ 2700 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। तो ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, एज सच अमोनियम नाइट्रेट वो खुद बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट नहीं कर सकता। इफ इसके साथ कोई फ्लेमेबल मटेरियल मिक्स हो जाए तो ये बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर सकता है, और आप सभी ने वो वीडियो या तो इमेजेस देखे होंगे विच वर वेरी डिस्टर्बिंग। तो इंडिया में अमोनियम नाइट्रेट का क्या रेगुलेशन है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 उसके हिसाब से प्लस एक्सप्लोजिव एक्ट 1884, उन दोनों के तहत उसको रेगुलेट किया जाता है। और रेगुलेशन एज सच लार्ज क्वांटिटी में उसको रखना एंड दैट टू इन अ पॉपुलेटेड एरिया वो इलीगल किया गया है। और अगर आपको उसका प्रोडक्शन करना है, कुछ भी करना है, देन यू नीड सर्टेन लाइसेंस फ्रॉम पर्टिकुलर अथॉरिटी। जो अमोनियम नाइट्रेट है उसके एक्सप्लोजन से क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस भी है और बैड स्मेलिंग गैस भी है और पोल्यूटेंट भी है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में आपको थोड़ा जान लेना जरूरी बन जाता है। एंड अल्टीमेटली व्हाट इट डज, इट इरिटेट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा अस्थमा वगैरह हो गया या तो फिर लंग के कोई प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म इंजरी भी वहां से हो सकती है। दैट इज व्हाई अमोनियम नाइट्रेट इज वन ऑफ द हार्मफुल गैसेस। And last current affair for the video is Raman spectroscopy. In the time of corona, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम कोरोना को पहचान सके, कैसे हम कोरोना को रोक सके, कैसे वैक्सीन डेवलप कर सके, उसके ट्रेट क्या क्या है, सुपर स्प्रेडर को कैसे हम ट्रैक डाउन कर सके। एंड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन कम इन अ वेरी बिग हेल्प। In the last slide of current affair, we have Raman spectroscopy. In the times of corona, we all know we need vaccine, we need more
detailed data. We need how it is spreading and how we can stop it. मॉलिक्यूल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे आरएनए में कोई तकलीफ होती है, डीएनए में तकलीफ होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे उसके ऊपर रिएक्शन करती है. दिस ऑल आर बिग मिस्ट्री राइट नाउ. सो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास ढेर सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है विच इज रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी. दिस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाज डेवलप्ड बाय सीवी रामन इन 1928. उन्होंने क्या किया, एक सैंपल लिया, सैंपल के ऊपर लाइट इंसिडेंट की, और उसके बाद उन्होंने डेटा लिया कि लाइट कैसे कैसे स्कैटर होती है, कौन से कलर में स्कैटर होती है, और वो जो कलर या तो फिर उसकी पैटर्न है, इट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर सैंपल विच हैज टेकन बाय सीवी रामन. तो उन्होंने जो सैंपल लिया उसका एक डेटा वो लेंगे, कोई और दूसरा सैंपल लेंगे उसका डेटा, तो पर्टिकुलर सैंपल का कंप्लीटली डिफरेंट डेटा हमें मिलेगा. तो कोरोना में हमें ये कैसे हेल्प कर सकता है, तो कोरोना के जो भी इन्फेक्टेड जो हमें ब्लड सेल या तो फिर आरएनए मिलेंगे, आरएनए के ऊपर हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करेंगे. जब इसका यूज करेंगे तो हमें पर्टिकुलर एक पैटर्न मिलेगी, तो वो पैटर्न को हम एक स्टैंडर्ड पैटर्न मानेंगे, और जो और सैंपल्स आ रहे हैं उसको हम वहां से कंपेयर करेंगे, तो पता चलेगा कि हाँ इसके आरएनए में भी मॉडिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है. सो व्हाट वी विल यूज इट्स नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक. मतलब क्या कि कोई भी एक आरएनए के ऊपर जब हम लाइट डालते हैं तो वो आरएनए को डिस्ट्रक्ट नहीं करता, बस यहाँ से वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, और अलग अलग कलर या तो फिर पैटर्न में वो रिफ्लेक्ट होगी. मतलब जो आरएनए है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस technique which can give us detailed information about the chemical structure of the particular sample, crystallinity and molecular interaction. की अंदर अंदर molecule कैसे interaction करते हैं, और molecular interaction कैसे हमारे लिए important बन जाता है, so that we can detect minor changes in RNA sequences and that could give us एन एज और मेक सम पीपल सुपर स्प्रेडर. कि कोई एक बंदा सुपर स्प्रेडर है कि नहीं, उसका बहुत ही हाईली रिएक्टिव आरएनए है कि नहीं, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बहुत ही अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस दे सकती है. ओके, सो दिस वाज द इम्पोर्टेंट ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. उसके बारे में आप ज्यादा यहाँ पे पढ़ सकते हैं. देखिए, दिस इज द थिंग कि ये एक आरएनए का सैंपल है, और उसके बाद हम उस पर इंसिडेंट लाइट डालेंगे. जब इंसिडेंट लाइट डालेंगे तो लाइट अलग अलग दिशा में स्कैटर होएगी विथ डिफरेंट पैटर्न. विथ डिफरेंट पैटर्न इट विल गिव अस द डिफरेंट कलर्स एज वेल. तो वो कलर और पैटर्न का जो एक एनालिसिस बनेगा, दैट विल बी रियली हैंडी और हेल्पफुल फॉर अस टू क्रैक डाउन द वैक्सीन और मे बी नेक्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर कोरोना और एनी upcoming viruses or anything. So this is a very welcome step. तो we hope कि हमें जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिल जाए. And thank you very much. I hope you enjoyed the whole learning process of last 6 months. If you have any kind of a doubt, any kind of a feedback, please, we are welcoming you to write it down in a comment section below here. एंड प्लीज मेक श्योर यू रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक है. एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट पार्ट. लोग मिस कर जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और फिर आप 2 मार्क्स 5 मार्क्स या 10 मार्क्स से रह जाते हैं. तो मेक श्योर आप इसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस लिंक को और फॉरवर्ड कीजिए ताकि आप जैसे काफी सारे और लर्नर को ये हेल्प कर सके टू एक्सेल इन यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. Thank you very much and best of luck for the examination.